योर ऑनर, पेज नंबर 61 में प्रोसीडिंग इन कैमरा का इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन मैंने दिया हुआ है और उसके साथ में ये साइटेशन रेफरेंस भी दिया हूँ सुप्रीम कोर्ट का, जिसके पेज नंबर 76 इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं मोस्ट डेस्कटॉप्स एंड मोबाइल डिवाइसेस हैव कैमरा देयर बाय फैसिलिटेटिंग द ईज ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन इन ऑडियो विजुअल मोड। पेज नंबर 76 में लिखा है सबसे नीचे, पैरा नंबर 17। पैरा नंबर, पेज नंबर 76, पैरा नंबर 17। This court must also take a robust view of today's condition. We are living in an age of technology. नीचे मैंने हाईलाइट किया है मोस्ट डेस्कटॉप एंड मोबाइल डिवाइसेस हैव कैमरास thereby facilitating the ease of online communication in the audio visual mode। मतलब डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल कैमरा, ये सब की बात किया गया है। इसके अलावा पेज नंबर 96 यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं फैमिली कोर्ट मस्ट एनकरेज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू फैसिलिटेट स्पीडी एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन। Above all, it must be acknowledged that a wholehearted acceptance of technology is necessary for courts to meet societal demands for efficient and timely justice। लास्ट लिखा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, should this court even attempt to put a lid on the inexorable movement towards incorporating technology, क्या हम टेक्नोलॉजी को पीछे करने यूज करने में पीछे रहते हैं? ये खुद पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट। इफ वी डू सो, अगर हम ये करते हैं, वी रिस्क आवरसेल्फ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड एज एन एनाकॉर्निज्म इन डिजिटल एज। तो और इसमें साफ तौर पे एक जगह और लिखा है कि अगर प्रोसीडिंग इन कैमरा किसी भी पार्टी ने मांगा तो कोर्ट को प्रोसीडिंग इन कैमरा करना ही पड़ेगा, ये लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने। वो पेज भी मैं बता देता हूं। पेज नंबर 40, पैरा नंबर 45। The language employed in section 11 of the 1984 Act is absolutely clear. It provides that if one of the party desire that proceeding should be held in camera, the family court has no option but to so the direct. The court in exercise of its jurisdiction cannot take away such an sanctified right that law recognize either for the wife or the husband। मतलब प्रोसीडिंग इन कैमरा मैंने मांग किया है तो वो होना ही चाहिए। अगर इसके कॉन्ट्रेरी टू लॉ अगर कोई ऑर्डर पास होता है तो वो खुद एक क्राइम है आईपीसी 166A, आईपीसी 217 के तहत, जिसमें एक जज भी क्रिमिनल बन सकता है, जिसमें एक जज भी क्रिमिनल बन सकता है। और आपकी जो इन कैमरे की जो डेफिनेशन है ना, वो मुझे सीआरपीसी आईपीसी में दिखाओ। सीआरपीसी 237(2) अभी मैं दिखा देता हूँ। हाँ, अभी मैं बता देता हूँ। CRPC 237 subsection 2, every trial under this section shall be held in camera if either party thereto so desire or if the court thinks fit so to do। ये रहा ये बुक। वो इन कैमरा मुझे पता है, आप जो इन कैमरे की डिफिनेशन बता रहे हो कुछ अलग है। वही कैमरे की डिफिनेशन है। अगर हम यहाँ किसी से वो लीगल प्रोविजन बताओ। वही तो लीगल प्रोविजन है 237(2) में। इन कैमरा प्रोसीडिंग करने की वो बात अलग, लेकिन आप जो इन कैमरे का मुझे मतलब
कर रहे हो कि इन कैमरा बोले तो क्या टेक्नोलॉजी, हाँ वो जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो सीआरपीसी ने कहा है वो बताओ। सीआरपीसी खुद 1973 में लिखा हुआ है, उस समय टेक्नोलॉजी वाले वो लोग सोच कहाँ रखते वो थे। सीआरपीसी में नहीं है वो मैं नहीं कर सकती। जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो भी नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहीं नहीं बोला कि कैमरा लेकर प्रोसीडिंग चलाओ, उन्होंने लिखा है, तो वो अलग हिसाब लिखा है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं आपको हर पेज में, टेक्नोलॉजी को अलग एंगल से है। कौन से एंगल कैमरा से? लेके बैठो ऐसा उसका मतलब नहीं है। अच्छा एक ही सवाल का, मुझे आपसे बहस नहीं बहस नहीं करना है आप मुझे मैम। एक लीगल प्रोविजन दिखाओ जिसमें लिखा है इन कैमरा पर तो कैमरा लगा के बैठाओ, ऐसी प्रोविजन ला के दिखाओ, मैं आपके एप्लीकेशन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपन इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं है, अपन इंडिया में इंडिया में है, लेकिन हम रेफरेंस लेते हैं। रेफरेंस नहीं ले सकते आप। मुझे खुद सुप्रीम कोर्ट लेता है और हर कोर्ट लेता है। बताओ कि इन कैमरा पर तो कैमरा लगा के बैठना चाहिए, ऐसी प्रोविजन दिखाओ। तो आपके लिए मैं और एक डेट देती हूँ, आप ये प्रोविजन ढूंढ के लाओ कि इंडियन लॉ में कहाँ पे है कि कैमरा का मतलब है कैमरा लगा के बैठो। कैमरा का मतलब और क्या होता है, हम किसी से भी पूछ लें, कॉमन नॉलेज, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। कॉमन नॉलेज। इन कैमरे का अर्थ अलग है, आप जो बता रहे हो वो कुछ भी लॉ को छोड़ के बता रहे ना, लॉ को छोड़ के नहीं बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट लॉ को। दिखा दो पर बात खत्म। हाँ मैम ये 237(2) में साफ तौर पे लिखा है। कैमरा का अर्थ वो अलग एंगल से, आप जो अर्थ बता रहे हो ना वो अलग है, इसीलिए यही तो मेरा कहना है मैम जो कि आपका कहना है ना वो मुझे प्रोसीजर कौन से किताब में है लॉ के वो ला के दिखाओ। ये अभी मैं बता देता हूँ, ये लाया हूँ। अरे वो तो इन कैमरा जो हम कह रहे हैं वो इन कैमरा है, बोले तो बंद कमरे में प्रोसीडिंग चलेगी, लेकिन आपका वो कहना नहीं है, आपका कहना है कैमरा लगा के चलाओ। कैमरा प्रोसीजर कहाँ है वो मुझे बताओ। मुझे, हाँ वो इसी में लिखा है क्लियर कट कैमरा। कैमरा लगा के चलाओ ऐसे कहाँ लिखा है? कैमरा मतलब कैमरा ही होता है, कमरा तो नहीं होता, हर कोई जानते हैं, हर कोई जानते हैं। जस्टिस पी रामनाथन अय्यर यांची आपके इंग्लिश में बोलता हूँ, जस्टिस पी रामनाथन अय्यर, उनका एक डिक्शनरी, कंसाइज लॉ डिक्शनरी, दैट इज द फर्स्ट बुक विच सुप्रीम कोर्ट के लाइब्रेरी में लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज में आता है। इन दैट बुक इट इज वेरी मच डिफाइंड, इन कैमरा मीन्स इन जज प्राइवेट चेम्बर। This हाँ, is the ये what the एक definition मिनट which is वो given. कहाँ से आया मैं भी बताता हूँ, वो कहाँ से I आया। am not relevant, like मैं considering इनको that बताता I had to make a submission just ठीक to है, assist the वो court कहाँ on से this. आया। 100 ईयर पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ब्लैक नाम का आदमी था जो 100 साल पहले उस जमाने में इन कैमरा का डिफिनेशन वैसा लिखा था, वो 100 साल पुरानी बात है। आज सुप्रीम कोर्ट कहता है टेक्नोलॉजी यूज करो, तो कोर्ट को किस बात का डर है? मेरा सिंपल सा सवाल है। टेक्नोलॉजी लाओ कहाँ से? मेरे पास है, ये बैग में सारा सामान है टेक्नोलॉजी। सामान में इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो मुझे सुप्रीम कोर्ट ने देना चाहिए। ये कंप्यूटर सुप्रीम कोर्ट से आया है, ये प्रिंटर सुप्रीम कोर्ट से आया है, जब सुप्रीम कोर्ट मुझे कैमरा देगा उस दिन आपकी केस शुरू करेंगे। चलिए ठीक है मैम, ठीक है हम ठीक है प्रोसीडिंग इन कैमरा छोड़ देते हैं, हम डायरेक्टली मेन पिटिशन के आर्गूमेंट पे आते हैं। मेन पिटिशन के आर्गूमेंट पे आते हैं। मैं इस केस को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए एक तरीका लेके आया हूँ। तरीका नहीं चाहिए, अभी तक आपके केस में कुछ भी नहीं हुआ है, आप आपकी केस क्या वो बताओ पहले। मेरा केस है, तरीके हम कोर्ट के जो है इस किताब में लिखे वही चलाने वाले, दूसरे तरीके में हम जाने नहीं वाले। उसी किताब के हिसाब से द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्गुमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, आर्गुमेंट होना था मैम। एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने प्रोसीडिंग इन कैमरा का ऑलरेडी आर्गुमेंट दिया था, बट ऑर्डर नहीं आया है। प्रोविजन क्लियर कट किताब में लिखा है, वो अलग है। तो आप बोल रहे हो वो नहीं लिखा हुआ किताब में कि कैमरा लगा के बैठो, ऐसी किताब में अच्छा नहीं ठीक लिखा। है ना, चलिए हम खुद ही कर लेते हैं। मेन पिटिशन के आर्गुमेंट पे आते हैं, वो पॉइंट छोड़ ही देते हैं। वो झूठ लिखा है। अभी सिर्फ केस के ऊपर बोलना, ठीक है, कैमरा छोड़ के बोलना। केस के ऊपर ही बोलता हूँ मैं। पेज नंबर 63। 63 नहीं चाहिए मुझे, ये हाँ। आपकी जो प्लेन है ना ये क्या है? हाँ, वो पेज नंबर 63 पे जाएंगे तो एकदम क्लियर कट आ जाएगा। सबसे पहले मैं ज्यूरिसडिक्शन पे बात करता हूँ मैम। ये मामला जो है, क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन अगर मान लीजिए दूसरा रहेगा तो ज़बरदस्ती आपका टाइम खराब होगा, मैं आपका टाइम भी खराब नहीं करना चाहता। ठीक है बोलो।
ये जो है मेरे ऊपर फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, दहेज प्रताड़ना और डिजर्शन टू वाइफ, डिजर्शन ऑफ वाइफ, ये आरोप लगाया गया है। मेरी वाइफ ने, मेरे फादर इन लॉ ने लिखित में लगाया है। कहाँ कहाँ पे लगाया है? बिलासपुर फैमिली कोर्ट में लगाया है। जब उसने मेंटेनेंस पिटीशन डाला वो मैंने 2.1 में डाल दिया है, पैरा नंबर 2.1, एनेक्चर P1, पेज नंबर 10 to 15। वहाँ पे क्लियर कट दहेज प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना और वाइफ को त्याग करने का झूठा आरोप लगाया। फिर फैमिली कोर्ट, यहाँ पुणे फैमिली कोर्ट में आरोप लगाया कि भाई मैंने उसको यही चीज़ किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी वही किया, वही आरोप लगाए। तो इसीलिए मैं क्रिमिनल डिफेमेशन लगा रहा हूँ। मेरे पास सारे एविडेंस हैं। अभी मुझे एक बात बताओ, हाँ। का जो फैमिली कोर्ट है वो मेरे जुरिसडिक्शन में आता है, ये आपको किसने बताया? ये मुझे इस कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफिस वहाँ पे हैं, जो भी हो वो यहाँ के चीफ जुडिशियल ऑफिसर हैं, उनके वहाँ वो लोग वेरीफाई किए, चेक किए। वो बोले कि उसका पुलिस स्टेशन जो होता है इस कोर्ट के अंदर में आता है। वो पुलिस स्टेशन पहिलेच्या फॅमिली कोर्ट त्याच्या बेसिस होता त्याचे तो एविडेंस ऑफ एलिगेशंस मैंने बता दिया, उन्होंने रिटर्न में दिया है, जिसका सर्टिफाइड कॉपी मैंने सबमिट कर दिया है। मार्कर से हाईलाइट कर दिया है कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए। ठीक है। और एलिगेशंस किस लिए लगाते हैं? सपोज कीजिए किसी जज के ऊपर कोई एलिगेशंस लगाएगा कि ये करप्ट है, तो किस लिए लगाते हैं? मानहानि के लिए। सीमित रहिए और जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो संभाल के बोलना है यहाँ पे, ठीक है? मैं एग्जाम्पल नहीं बतानी, कोई एग्जाम्पल की जरूरत नहीं होती यहाँ पे। हम यहाँ पे सिर्फ कायदा देखते हैं, एग्जाम्पल नहीं। तो माइंड योर लैंग्वेज। Okay. भी है कंटेंट ऑफ कोर्ट। अंडर विच सेक्शन में? नो कंटेंट ऑफ कोर्ट। मुझे पता है। आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। आपको प्रोविजन दिखाने के लिए बोलिए, आप यहाँ पे प्रोविजन हाँ, लाइए। तो एलिगेशंस मीन टू डिफेम, इसके हद में रख के बोलिए। उसी की हद में है मैम, बिल्कुल एविडेंस और लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। एलिगेशंस मीन टू डिफेम एंड हैरास। मेरी 4 साल की बेटी क्रिमिनल टेररिस्ट के पास रहने को मजबूर हो गई है। मेरी 4 साल की बेटी। वो तो प्लीडिंग आपसे पूछ रही है, आप भलते कैसे जा रहे हो? और तो मेरे पास फोन कॉल रिकॉर्डिंग है, SMS और व्हाट्सएप के चैट रिकॉर्डिंग है, जो मैंने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। उसमें उसने क्लियर कट कहा है कि मैंने उसे कभी हाथ तक नहीं लगाया, मारा तक नहीं, गाली तक नहीं दिया। वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि मैंने उसे गाली तक, वो खुद कबूल करती है कि मैंने उसे गाली तक नहीं दिया कभी जिंदगी में। फिर मेरे ऊपर इतने सारे आरोप क्यों लगाई है? तो स्वाभाविक है कि वो मुझे बदनाम करने के लिए ही लगाई है ना। तो ये सारे एविडेंस है मैम। और ऊपर से उसने जो पिटीशन और रिस्पॉन्स सबमिट किया है वो एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 56 जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट है। एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 58 फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड अगेन। इसीलिए ये क्लियर कट मामला बनता है कि भाई हाँ, उसने क्रिमिनल डिफेमेशन किया है, मेरी वाइफ ने, मेरे फादर इन लॉ ने। और उसके अलावा मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के और भी रिपोर्ट हैं, NCRB का भी रिपोर्ट है। अर्नेश कुमार की जजमेंट आपने खुद पढ़े होंगे। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 96% चार्जशीट होता है दहेज प्रताड़ना के केस में, लेकिन हमारा कन्विक्शन 87% फेल होता है। और अगर उसमें से मैं 304 भी हटा दूं तो हमारा कन्विक्शन सिर्फ 3.99% कुछ आता है, मतलब 96% दहेज प्रताड़ना का केस झूठा है। उसके अलावा सारे फैमिली मैटर पे दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए जाते हैं। अगर सबको हम इंक्लूड करें तो सारे आरोप में 99% आरोप झूठे होते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, खुद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया कहता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? होता इसलिए है क्योंकि हम कोर्ट के पास आते नहीं हैं कि इनको आप पनिश करो, या कोर्ट उनको पनिश नहीं करता। जबकि ये क्लियर कट मामला बनता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, अगर उसने दहेज प्रताड़ना का केस लगाया है तो, या नहीं तो फिर क्रिमिनल डिफेमेशन का। तो इसीलिए मैं ऑनरेबल कोर्ट के पास आया हूं कि आप जस्टिस कीजिए,
क्रिमिनल को सजा मिलनी ही चाहिए। आप पूरा पढ़ सकते हैं मैम मेरा पिटिशन, एक एक शब्द जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही है, पूरे सबूत के साथ कह रहा हूं, पूरे सबूत। इवन सुप्रीम कोर्ट झूठा है यह भी मैं पूरे सबूत के साथ कहता हूं, और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी मैंने केस कर रखा है, क्योंकि वो झूठा है, चीटर है, ये मैंने केस कर रखा है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, आप देख सकते हैं। इसमें जो लिखा है ना उसका ही मुझे बताओ। इसमें ही इसी का मामला है, इसी का मामला है, इसी का मामला है। आपने जो कुछ प्लीडिंग किए हैं आपकी वाइफ के खिलाफ, ससुर के खिलाफ, जो आप मुझे हाँ, करके बताइए। तो मेरा प्रेयर है, ऑनरेबल कोर्ट में भी प्लीज टू पास प्रोसिक्यूट अंडर सेक्शन। आता है कि क्या ऑफेंस हुआ है वो मुझे आप बताइए। आप जो बोल रहे हैं फैमिली कोर्ट में डॉक्यूमेंट से वो बताइए, वो सब छोड़ के आप बाकी की आर्ग्यूमेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट मैं बताता हूं मैम। पेज नंबर 63, पैरा नंबर 2.1, मेंटेनेंस पिटिशन MJC नंबर 329/2015। पेज नंबर 10 to 15 का रेफरेंस दिया हूं मैंने। हाँ, अब उसमें पेज नंबर 11 में आपने देखिए, पैरा नंबर 3 में अपने पत्नी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता रहा है, उसने ये लिखा है। और ये IPC 499 के तहत क्राइम है, जो किसी भी एक्सेप्शन में नहीं आता, किसी भी एक्सेप्शन में। 10 एक्सेप्शन है 499 में। अनावेदक के क्रूरतापूर्ण व्यवहार व शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना, ये आरोप लगाया है। पेज नंबर 12 में पैरा नंबर 7, आवेदिका अपने पुत्री के साथ अपने मायके में अपने माता पिता के साथ सीपत बिलासपुर दिनांक वो से आवेदक बिना किसी कारण के परित्याग कर दिए जाने के कारण डेजर्शन का आरोप लगाया, जबकि उसने खुद कबूल किया है फोन कॉल रिकॉर्डिंग में कि वो मुझे छोड़ के गई है। ये सबूत भी मैं पेश करूंगा। पैरा नंबर 8, पत्नी आवेदिका के साथ दहेज को लेकर ताना देता रहा, दहेज प्रताड़ना वाला आरोप। हमेशा दहेज में कम रुपया लाई हो कहते हुए आवेदिका के साथ दुर्व्यवहार करते रहे। इस प्रकार अनावेदक के द्वारा आवेदिका के साथ ऊपर लिखे अनुसार क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हुए मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। पेज नंबर 13, फिर से यहाँ पे आरोप लगाया, क्रूरतापूर्ण व्यवहार एवं प्रताड़ना, उपेक्षापूर्ण व्यवहार, बिना किसी कारण के अनावेदक द्वारा अपनी पत्नी एवं पुत्री का परित्याग कर दिए जाने। अब मैं वापस पेज नंबर 63 में आता हूं, जिसमें विटनेस एफिडेविट है, जो अनेक्शर P4 में है, पेज नंबर 23 to 24, जो कि सेम पिटिशन का वहां पे 18/4 चीफ एफिडेविट चलता है वो। तो यहाँ पे पेज नंबर 23 में पैरा नंबर 3, मेरे साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता रहा है, यह आरोप लगाया। पति के क्रूरतापूर्ण व्यवहार व शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना, ये शपथ पत्र देख लीजिए मैम, किसने दिया है? श्रीमती ममता साहू, मेरी वाइफ। पेज नंबर 24 में आता हूं, यहां पे परित्याग कर दिए जाने का आरोप लगाया है पैरा नंबर 7 में। पेज नंबर 24 में ही उनके बहकावे में आकर मुझको दहेज को लेकर ताना देते रहता है। मैं हमेशा दहेज में कम रुपया लाई हूं कहते हुए मेरे साथ दुर्व्यवहार करते रहे हैं। इस प्रकार मेरे साथ ऊपर लिखे अनुसार क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हुए मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे, ये झूठा आरोप लगाया। पेज नंबर 25, क्रूरतापूर्ण व्यवहार एवं प्रताड़ना तथा उपेक्षापूर्ण व्यवहार, ये लिखा है, जबकि क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने खुद कबूल किया है कि मैं उसको फ्लाइट में घुमाता था, खंडाला लोनावाला सब जगह घुमाता था, मल्टीप्लेक्स में पिक्चर दिखाता था, उसके बाप ने तक कभी नहीं दिखाया घुमाया, ये कबूल किया। इसमें है, मैं दिखाऊंगा वो पेज भी। 60,000 रुपया मासिक राशि की आवश्यकता है, उसने मेंटेनेंस मांगा है 60,000 रुपया मासिक।
यहाँ तो बहुत लोगों की किसी की कमाई नहीं होगी 60,000 रुपए, वो फ्री में बैठे बैठे मकारी में खाना चाहती है। जिसको ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर बेंच ने क्लियर कट इंग्लिश में कहा है, किसी को डोल बना के हम यहाँ पे खिला पिला नहीं सकते हैं, अगर समाज को प्रोग्रेस करना है तो करके। एनीवे, मैं वापस आता हूं, पेज नंबर 26, एनेक्शर P5, यहां पे है एक्यूज नंबर 2 राम अवतार साहू। पैरा नंबर 2, मेरी पुत्री ममता साहू को गौना करा के अपने घर वाला ले गया, वो लिखा है। पैरा नंबर 3, मेरी पुत्री के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता रहा है। मेरी पुत्री अपने पति के क्रूरतापूर्ण व्यवहार व शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना के बावजूद अनावेदक के व्यवहार में मेरी पुत्री के प्रति कोई परिवर्तन नहीं आया, ये लिखा है। पेज नंबर 27, पेज नंबर 27, पैरा नंबर 7, तीसरा लाइन, बिना किसी कारण के परित्याग कर दिए जाने के कारण वो मायके में रह रही है, ऐसा लिखा है। पैरा नंबर 8, मेरी पुत्री को दहेज को लेकर ताना देता रहता है, मैं हमेशा दहेज में कम रुपया लाई हूं कहते हुए उसके साथ दुर्व्यवहार करते रहे हैं। इस प्रकार अनावेदक के द्वारा मेरी पुत्री के साथ ऊपर लिखे अनुसार क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हुए मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। ये चीफ एफिडेविट में मेरे फादर इन लॉ राम अवतार साहू ने लिखा है। पेज नंबर 28, फिर से उसने लिखा है, बिना किसी कारण के पत्नी का परित्याग कर दिया, पैरा नंबर 11 में लिखा है। पैरा नंबर 14 में लिखा है, बिना किसी पर्याप्त कारण के परित्याग कर दिया, जबकि उसने खुद कबूल किया है कि वो छोड़ के गई है। मेरे पास फोन कॉल रिकॉर्डिंग है, एंड एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 65 भी मैं वो सबमिट कर दूंगा। अब आते हैं हम एनेक्शर P6, विटनेस स्टेटमेंट रिस्पॉन्स एक्यूज्ड 1 इन MP नंबर 744/15, मतलब पुणे फैमिली कोर्ट में। द राइट, पेज नंबर 30, द राइट फ्रॉम द आउटसेट, respondent is a victim of physical and mental cruelty after marriage during the time of cohabitation on the pretext of very trivial reason. Petitioner started harassing her immediately after her marriage with petitioner. Para number 7, petitioner used to beat her mercilessly and thereby petitioner not only ill-treated respondent but caused her mental and physical cruelty to great extent. इतना मारा उसको कि पागल हो गई, ऐसा कहने का मतलब। पेज नंबर 31, that respondent stated that since 3.5 year petitioner had no complaints with respondent. ये तो contradictory statement हो गया, कोई कंप्लेन नहीं फिर भी मार रहा है, गजब है भाई। पेज नंबर 32, हाईलाइट किया हूं मैंने, ही केयरलेसली लेफ्ट पिटिशनर एंड डॉटर 1.6 year old एट द स्टेशन एट नाइट एंड वेंट टू हिज होम। ये आरोप लगाया है, जबकि उसने खुद कबूल किया है कि वो छोड़ी है, वो खुद कोर्ट में लिखित में, जिसका सर्टिफाइड कॉपी मैं प्रस्तुत किया हुआ हूं। पेज नंबर 33, देयर ऑल्सो ही डिनाइड कोहैबिटेशन विथ हर, मतलब डिजर्शन का आरोप। ये फैमिली कोर्ट में उसने आरोप लगाए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में उसने क्या आरोप लगाए हैं, पेज नंबर 35, एनेक्शर P7, पेज नंबर 35, पिटिशनर इज ममता साहू। ये ट्रांसफर पिटिशन था जो मैंने डिवोर्स एंड चाइल्ड कस्टडी पिटिशन जो लगाया था पुणे फैमिली कोर्ट में, उसका ट्रांसफर पिटिशन था। पेज नंबर 37, यहां पे लिखा है, द रिस्पोंडेंट यूज्ड टू हरास द पिटिशनर बोथ फिजिकली एंड मेंटली। द रिस्पोंडेंट वाज आल्सो हरासिंग द पिटिशनर फॉर गेटिंग लेस डाउरी। पेज नंबर 41, उसने ग्राउंड में लिखा है, पेज नंबर 41,
उसने ग्राउंड में लिखा है बिकॉज द पिटिशनर इज लिविंग विथ हर पेरेंट्स एंड हैज नो सोर्स ऑफ इनकम टू मेंटेन हर सेल्फ एंड हर डॉटर। क्लियर कट पेज नंबर 41 3.1 में लिखा है कि उसके पास कोई सोर्स नहीं है, जबकि खुद पुणे फैमिली कोर्ट ने इस पिटिशन फाइल करने के 1.5 साल पहले 7,500 रुपये बेटी के नाम से मेंटेनेंस ग्रांट किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसने परजुरी क्राइम किया और क्रिमिनल सुप्रीम कोर्ट ने उसको कुछ नहीं किया, इसीलिए ये सब क्राइम बढ़ते जाता है। पैरा नंबर 3.5 पेज नंबर 41 because the daughter of petitioner is 3 years old and thus it is extremely difficult for the petitioner to travel to Pune along with her small daughter to attend the hearing of the case। मतलब पुणे फैमिली कोर्ट में डिवोर्स एंड चाइल्ड कस्टडी केस अटेंड करने में बच्ची के साथ आने में उसको प्रॉब्लम होती है, इसलिए केस को ट्रांसफर कर दो, उसने ये बोला। बच्ची को तो वो कभी लेके आई नहीं, पुणे फैमिली कोर्ट उसके हाथ पांव जोड़ रही थी, 3 बार उसने ज्वाइंट परचेस ऑर्डर पास किया, फिर भी उसने बच्ची को बिलासपुर के फैमिली कोर्ट के पार्किंग एरिया में नहीं मिलाया। 2 बार फोन पे बात कराने की बात हुई थी, फिर भी नहीं मिलाया। पुणे फैमिली कोर्ट ने ज्वाइंट परचेस ऑर्डर पास किया था, फिर भी वो नहीं मिलाया, इसलिए उसके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रहा है पुणे फैमिली कोर्ट में, सेक्शन 2B सेक्शन 12 के तहत, क्योंकि उसने ऑर्डर नहीं माना पुणे फैमिली कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट कहता है तुम बेटी को लेके आते हो इसलिए तुमको प्रॉब्लम होती है, मैं ट्रांसफर कर देता हूं। गजब का झूठ बोलता है यार सुप्रीम कोर्ट भी। नाउ 3.6 बिकॉज द पिटिशनर एंड हर डॉटर हैज बीन डेजर्टेड बाय द रिस्पोंडेंट। मतलब मैंने उसको छोड़ दिया, उसको परित्याग कर दिया, डेजर्ट किया। खुले आम झूठ बोलना सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं भी। अब मैं बताता हूं पेज नंबर 46, यहाँ पे प्रोसीडिंग इन कैमरा के बारे में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज फर्रुखाबाद ने लिखा है, जो मैं कह रहा था वही, बट एनीवे चलेगा। अब मैं आता हूं एविडेंस पे, पेज नंबर 50। अब ये एलिगेशंस लगाए हैं, ऑब्वियसली या तो एलिगेशंस करेक्ट हैं और करेक्ट नहीं हैं तो फिर ये क्रिमिनल डिफेमेशन के दायरे में आता है, आईपीसी के सेक्शन 499, 500 एंड 501। तो ये क्लियर कट डिफेमेशन का मामला है, क्योंकि मेरे पास पूरा एविडेंस है, वीडियो रिकॉर्डिंग, फोन कॉल रिकॉर्डिंग, एसएमएस, व्हाट्सएप चैट रिकॉर्डिंग, जो मैं किसी के मोबाइल में भी वो अपलोड करके अभी दिखा सकता हूं, मेरे पास तो है ही है। एविडेंस ऑफ फॉल्सिफिकेशन, सो पेज नंबर 63 4.1, पेज नंबर 63 4.1। Accused 1 Mamta Sahu called from mobile number this to complainant husband Jayendra at mobile number this, page number 63 para number 4.1, at 3 April 5:32 PM and confessed in phone call which are recorded and available to present before the honorable court. The conversation was, it was in Hindi। मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो कोई मारने वाली बात नहीं है, राइट, तुम एग्री करते हो ना? तो उसने कहा, ममता ने कहा आप मारे पीटे तो हो नहीं, ये चीज तो मैं उस दिन भी बोल रही थी, मारना पीटने वाला तो कुछ था ही नहीं। ये उसने कबूल किया है, जिसका फोन कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है। नाउ 4.2, there are several video recording where accused one has clearly admitted in front of Pune family court and Bilaspur family court, which clearly proves that both accused falsely alleged against complainant। वीडियो रिकॉर्डिंग है पुणे फैमिली कोर्ट और बिलासपुर फैमिली कोर्ट का मेरे पास, जिसमें उसने कबूल किया है कि मैंने उसे कभी हरास नहीं किया। वो वीडियो रिकॉर्डिंग आप जब कहें तब मैं दिखाने को तैयार हूं, लैपटॉप में मेरे पास अभी है। 4.3, कंप्लेनेंट क्लियरली रिटन इन हिज पिटीशन MP नंबर 744/2015। ये जो अभी हमने पढ़े हैं उसका रिस्पांस, उस पिटीशन में मैंने क्लियर कट लिखा है कि वो मुझे झूठे दहेज केस में फंसाने का बहुत कोशिश करती है, इसीलिए मेरे पास आना चाहती है और ऐसी कोशिश कर रही कि दहेज का केस बना सके। उसके बावजूद उसके रिस्पांस में उसने डाउरी से रिलेटेड एक वर्ड भी नहीं लिखा।
अगर डाउरी का मामला बनता तो जरूर लिखा होता मैडम। ये अनेक्शर P6 में मैंने अटैच किया है ये एविडेंस। पैरा नंबर 4.4 पेज नंबर 64, एक्यूज्ड वन एंड कंप्लेनेंट, मतलब मैं और मेरी वाइफ एक्यूज्ड वन ममता साहू, SMS और व्हाट्सएप चैट कन्वर्सेशन हुआ है सिंस 2015, वो सब मैंने यहाँ सबमिट कर दिया है एनेक्शर P9 में। इस एनेक्शर में आप क्लियर कट देखेंगे, अगर दहेज प्रताड़ना हुई होती, मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना हुई होती तो वो कभी भी कंप्लेन करती कि आप मुझे उस दिन क्यों मारे, उस दिन दहेज क्यों मांगे, इतना दहेज हम नहीं दे सकते, मुझे प्लीज मत मारो, मुझे प्लीज मत छोड़ो, ये बोलती, लेकिन कहीं भी नहीं बोला है। इससे ये साबित होता है कि वो खुद छोड़ के गई है। ये SMS और व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट अंडर सेक्शन 65F द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 उसके तहत मैंने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। 4.5 accused one Mamta Sahu, my wife, called from mobile this to complainant means me, husband Jayendra, at mobile number this at 24 January 8:32 PM and confessed in phone call which are recorded and available to present before the honorable court. The conversation was, नहीं, मैं अभी कुछ नहीं सोच सकता इस बारे में, मेरा खुद का तबीयत खराब है, प्लीज थोड़ा सा तो रहम कर दो मेरे ऊपर, ये मैंने कहा। बदले में मेरी वाइफ क्या बोलती है, मैं आपके ऊपर रहम की हुई हूं ना, इसीलिए मैं उस दिन, मतलब 3 जनवरी 15 के दिन तुरंत आपको छोड़ करके आ गई थी। आपने बोला ना आपकी तबीयत खराब है, इसलिए मैं तुरंत आ गई थी, वरना बच्चा को पकड़े पकड़े, एक बच्चा को लेकर के मैं कैरी कर रही हूँ, ठीक है। बच्चा संभालना इतना आसान बात नहीं है। बार बार तुम मुझे बोलते हो ना अकेली माँ बनी हो करके, बच्चा संभालना इतना इजी काम नहीं है। बच्चे को लेकर बार बार आओ, बार बार जाओ। आपका तबीयत खराब था, आपका रिस्पेक्ट की, इसलिए मैं वहां से वापस आई थी, रहम की थी, इसलिए वहां से वापस आई थी मैं वहां से। मेरे पास फोन कॉल रिकॉर्डिंग है, मैं अभी आप कहो तो सुना सकता हूँ, स्पीकर, लैपटॉप, सारी चीजें अवेलेबल हैं। और इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 65B के तहत मैं वो सुना सकता हूँ। तो ये है मैडम। नाउ 4.6, 23 नवंबर को ये जो फोन कॉल हुआ था, एक्यूज ने कहीं भी डिस्कस नहीं किया 23 नवंबर से लेकर के आज तक में। एक्यूज 1, एक्यूज 2 ने कहीं डिस्कस नहीं किया है आज तक मुझे कि दहेज नहीं दे सकते, दहेज के लिए क्यों प्रताड़ना करते हो, मारते क्यों हो, पीटते क्यों हो, कभी डिस्कस नहीं किया। झूठा आरोप कोर्ट में सिर्फ इसीलिए लगाया कि कोर्ट का गलत इस्तेमाल कर सके, और किया, कोर्ट का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए कोर्ट पे ज्यादा भरोसा नहीं रहता लोगों को। और ये मैं नहीं, खुद सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। ये सारे चीज एविडेंस जो उसने किए हैं वो खुद कबूल की है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 58 के तहत प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और जुडिशली नोटिसेबल फैक्ट है, सर्टिफाइड कॉपी है मेरे पास, इसीलिए ये गिल्टी प्रूव होती है। और डेफिनेटली वो CRPC 200-190 के तहत उसको प्रोसिक्यूट किया जाए, इंक्वायरी किया जाए, आप लोगों के फॉर्मेट में या जुडिशियल पुलिस के फॉर्मेट में जो भी रहता है वो उस इंक्वायरी को वो दर्ज करें, और उनके अगेंस्ट में IPC के सेक्शन 499, 500, 501 एंड 34 का क्राइम रजिस्टर करें। और क्रिमिनल डिफेमेशन के लिए 1 करोड़ का मानहानि मैंने किया है, वो 1 करोड़ मैं आज मैं डोनेट करने को तैयार हूँ। मुझे 1 रुपये की लालच नहीं है, मैं पर्याप्त कमाता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ सोसाइटी में मैसेज देना चाहता हूँ कि ये झूठे आरोप लगाना, कोर्ट का गलत इस्तेमाल करना भारी पड़ने वाला है डेफिनेटली। ऑनरेबल कोर्ट, दिस इज माय प्रेयर। ऑनरेबल कोर्ट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पास करना है, जो इसमें एक मैंने एनेक्शर लगाया है जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट पास किया है करके। तो जस्टिस कुरियन जोसेफ एंड जस्टिस R बानुमति,
उन्होंने परवर्सली जजमेंट पास किया है झूठ बोलते हुए, तो उसके अगेंस्ट में मैंने केस किया है, जो रजिस्ट्रार J2 कपिल मेहता ने बिना सोचे समझे क्लोज कर दिया। मैंने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में कंप्लेंट किया, वो केस रीओपन हो गया और चीफ जस्टिस ऑफिस में भेजा गया है। वो डायरी नंबर भी मेरे पास है और कोई भी चाहे तो इंटरनेट पे देख सकता है। इतना काफी है आपकी जो रीडिंग है उसके लिए, बाकी की मुझे आपकी बस रीडिंग चाहिए थी, आप बाकी के बता देते हैं। आप जो बोल रहे हैं ना आपके आगे एविडेंस दिया, मेरे लिए उतना ही काफी, बाकी चीजों की मुझे जरूरत है। 1 फरवरी तारीख ऑर्डर 1 फरवरी। ओके मैम, थैंक यू मैम। आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन आप ही के पास रखें, सिर्फ जितना एविडेंस है उतना ही आप। ओके मैम, थैंक यू मैम। योर ऑनर, पेज नंबर 61 में प्रोसीडिंग इन कैमरा का इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन मैंने दिया हुआ है और उसके साथ में ये साइटेशन रेफरेंस भी दिया हूँ सुप्रीम कोर्ट का, जिसके पेज नंबर 76 इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं मोस्ट डेस्कटॉप्स एंड मोबाइल डिवाइसेस हैव कैमरा देयरबाय फैसिलिटेटिंग द ईज ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन इन ऑडियो विजुअल मोड। पेज नंबर 76 में लिखा है सबसे नीचे, पैरा नंबर 17। पेज नंबर 76, पैरा नंबर 17। This court must also take a robust view of today's condition. We are living in an age of technology. नीचे मैंने हाईलाइट किया है मोस्ट डेस्कटॉप एंड मोबाइल डिवाइसेस हैव कैमरास thereby facilitating the ease of online communication in the audio visual mode। मतलब डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल कैमरा, ये सब की बात किया गया है। इसके अलावा पेज नंबर 96 यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं फैमिली कोर्ट मस्ट एनकरेज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू फैसिलिटेट स्पीडी एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन। Above all, it must be acknowledged that a wholehearted acceptance of technology is necessary for courts to meet societal demands for efficient and timely justice। लास्ट लिखा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, should this court even attempt to put a lid on the inexorable movement towards incorporating technology, क्या हम टेक्नोलॉजी को पीछे करने यूज करने में पीछे रहते हैं? ये खुद पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट। इफ वी डू सो, अगर हम ये करते हैं, वी रिस्क आवरसेल्फ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड एज एन एनाकॉर्निज्म इन डिजिटल एज। तो और इसमें साफ तौर पे एक जगह और लिखा है कि अगर प्रोसीडिंग इन कैमरा किसी भी पार्टी ने मांगा तो कोर्ट को प्रोसीडिंग इन कैमरा करना ही पड़ेगा, ये लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने। वो पेज भी मैं बता देता हूँ।
पेज नंबर 40, पेज नंबर 40, पैरा नंबर 45। The language employed in section 11 of the 1984 Act is absolutely clear. It provides that if one of the party desire that proceedings should be held in camera, the family court has no option but to do so, but to so the direct. The court in exercise of its jurisdiction cannot take away such an sanctified right that law recognize either for the wife और दी हस्बैंड। मतलब प्रोसीडिंग इन कैमरा मैंने मांग किया है तो वो होना ही चाहिए। अगर इसके कॉन्ट्रेरी टू लॉ अगर कोई ऑर्डर पास होता है तो वो खुद एक क्राइम है आईपीसी 166A, आईपीसी 217 के तहत, जिसमें एक जज भी क्रिमिनल बन सकता है, जिसमें एक जज भी क्रिमिनल। फैमिली कोर्ट नहीं है पहली बात, और आपकी जो इन कैमरे की जो डेफिनेशन है ना, वो मुझे सीआरपीसी आईपीसी में दिखाओ। सीआरपीसी 237(2) अभी मैं दिखा देता हूँ। हाँ अभी मैं बता देता हूँ। CRPC 237 subsection 2, every trial under this section shall be held in camera if either party thereto so desire or if the court thinks fit so to do। ये रहा ये बुक। वो इन कैमरा मुझे पता है, आप जो इन कैमरे की डेफिनेशन बता रहे हो वो कुछ अलग है। वही कैमरे की डेफिनेशन है। अगर हम यहाँ किसी से बताओ, वो लीगल प्रोविजन बताओ। वही तो लीगल प्रोविजन है 237(2) में। इन कैमरा प्रोसीडिंग करने की वो बात अलग, लेकिन आप जो इन कैमरे का मुझे मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हो कि इन कैमरा बोले तो क्या टेक्नोलॉजी। हाँ, वो जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो सीआरपीसी ने कहा है, वो बताओ। सीआरपीसी खुद 1973 में लिखा हुआ है। उस समय टेक्नोलॉजी वाले वो लोग सोच कहाँ रखते थे। सीआरपीसी में नहीं है, वो मैं नहीं कर सकती। जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो भी नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहीं नहीं बोला कि कैमरा लगो प्रोसीडिंग चलाओ। लिखा है, लिखा है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं आपको हर पेज में टेक्नोलॉजी को अलग एंगल से है। कौन से एंगल से? मतलब नहीं है। अच्छा एक ही सवाल का नहीं, बहस नहीं करना है। मैं लीगल प्रोविजन दिखाओ जिसमें लिखा है इन कैमरा पर तो कैमरा लगा के बैठाओ, ऐसी प्रोविजन ला के दिखाओ। मैं आपके एप्लीकेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपन इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं है, अपन इंडिया में है, लेकिन हम रेफरेंस लेते हैं। रेफरेंस नहीं ले सकते आप। मुझे खुद सुप्रीम कोर्ट लेता है और हर कोर्ट लेता है। बताओ कि इन कैमरा पर तो कैमरा लगा के बैठना चाहिए, ऐसी प्रोविजन दिखाओ। तो आपके लिए मैं और एक डेट देती हूँ, आप ये प्रोविजन ढूंढ के लाओ कि इंडियन लॉ में कहाँ पे है कि कैमरा का मतलब है कैमरा लगा के बैठो। कैमरा का मतलब और क्या होता है हम किसी से भी पूछ लें। कॉमन नॉलेज, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। कॉमन नॉलेज। इन कैमरे का अर्थ अलग है, आप जो बता रहे हो वो कुछ भी लॉ को छोड़ के बता रहे ना, लॉ को छोड़ के नहीं बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट लॉ को। दिखा दो पर बात खत्म। मैम ये 237(2) में साफ तौर पे लिखा है। कैमरा का अर्थ वो अलग एंगल से, आप जो अर्थ बता रहे हो ना वो अलग है, इसीलिए यही तो मेरा कहना है मैम जो आपका कहना है ना वो मुझे प्रोसीजर कौन सी किताब में है लॉ के, वो ला के देना। ये अभी मैं बता देता हूँ, ये लाया हूँ। वो तो इन कैमरा जो हम कह रहे हैं वो इन कैमरा है, बोले तो बंद कमरे में प्रोसीडिंग चल रही है, लेकिन आपका वो कहना नहीं है। आपका कहना है कैमरा लगा के चलाओ। कैमरा प्रोसीजर कहाँ है वो मुझे बताओ। मुझे हाँ वो इसी में लिखा है क्लियर कट कैमरा। कैमरा लगा के चलाओ ऐसे कहाँ लिखा है बताओ। कैमरा मतलब कैमरा ही होता है, कमरा तो नहीं होता। हर कोई जानते हैं, हर कोई जानते हैं। जस्टिस पी रामनाथन अय्यर यांची आपकी रेंगे में बोलता हूँ। जस्टिस पी रामनाथन अय्यर, उनका एक डिक्शनरी, कंसाइज लॉ डिक्शनरी, दैट इज द फर्स्ट बुक विच सुप्रीम कोर्ट के लाइब्रेरी में लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज में आता है। इन दैट बुक इट इज वेरी मच डिफाइंड। इन कैमरा मीन्स इन जज प्राइवेट चेम्बर। This हाँ, is the what the एक definition मिनट which is given. वो कहाँ से आया मैं भी बताता हूँ। वो कहाँ से I आया am not relevant, like consider मैं इनको that बता दूँ। I had to make a submission just ठीक to है, assist the वो court. कहाँ से आया? 100 ईयर पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ब्लैक नाम का आदमी था जो 100 साल पहले उस जमाने में इन कैमरा का डिफिनेशन वैसा लिखा था। वो 100 साल पुरानी बात है। आज सुप्रीम कोर्ट कहता है टेक्नोलॉजी यूज करो, तो कोर्ट को किस बात का डर है? मेरा सिंपल सा सवाल। टेक्नोलॉजी लाओ कहाँ से?
मेरे पास है, ये बैग में सारा सामान है टेक्नोलॉजी। सामान में इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो मुझे सुप्रीम कोर्ट ने देना चाहिए। ये कंप्यूटर सुप्रीम कोर्ट से आया है, ये प्रिंटर सुप्रीम कोर्ट से आया है। जब सुप्रीम कोर्ट मुझे कैमरा देगा उस दिन आपकी केस शुरू करेंगे। चलिए ठीक है मैम, ठीक है, हम ठीक है, प्रोसीडिंग इन कैमरा छोड़ देते हैं, हम डायरेक्टली मेन पिटिशन के आर्गूमेंट पे आते हैं। मेन पिटिशन के आर्गूमेंट पे आते हैं। मैं इस केस को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए एक तरीका लेके आया हूँ। तरीका नहीं चाहिए, अभी तक आपके केस में कुछ भी नहीं हुआ है। आप आपकी केस क्या वो बताओ पहले। मेरा केस है, तरीके हम कोर्ट के जो है इस किताब में लिखे वही चलाने वाले हैं, दूसरे तरीके में हम जाने नहीं वाले। उसी किताब के हिसाब से द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्गुमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, आर्गुमेंट होना था मैम। एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने प्रोसीडिंग इन कैमरा का ऑलरेडी आर्गुमेंट दिया था, बट ऑर्डर नहीं आया है। प्रोविजन क्लियर कट किताब में लिखा है, वो अलग है। जो आप बोल रहे हो वो नहीं लिखा हुआ किताब में कि कैमरा लगा के बैठो, ऐसे किताब में अच्छा नहीं ठीक लिखा है ना, चलिए हम खुद ही कर लेते हैं। मेन पिटिशन के आर्गुमेंट पे आते हैं, वो पॉइंट छोड़ ही देते हैं। वो झूठ लिखा है। अभी सिर्फ केस के ऊपर बोलना है। ठीक है, कैमरा छोड़ के बोलना है। केस के ऊपर ही बोलता हूँ मैं। पेज नंबर 63। 63 नहीं चाहिए मुझे। ये हाँ। आपकी जो फ्रेंड है ना, ये क्या है? हाँ, वो पेज नंबर 63 पे जाएंगे तो एकदम क्लियर कट आ जाएगा। सबसे पहले मैं ज्यूरिसडिक्शन पे बात करता हूँ मैम। ये मामला जो है, क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन अगर मान लीजिए दूसरा रहेगा तो ज़बरदस्ती आपका टाइम खराब होगा, मैं आपका टाइम भी खराब नहीं करना चाहता। ठीक है, बोलो। ये जो है मेरे ऊपर फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, दहेज प्रताड़ना और डिजर्शन टू वाइफ, डिजर्शन ऑफ वाइफ, ये आरोप लगाया गया है। मेरी वाइफ ने, मेरे फादर इन लॉ ने लिखित में लगाया है। कहाँ कहाँ पे लगाया है? बिलासपुर फैमिली कोर्ट में लगाया है। जब उसने मेंटेनेंस पिटीशन डाला वो मैंने 2.1 में डाल दिया है, पैरा नंबर 2.1, एनेक्चर P1, पेज नंबर 10 to 15। वहाँ पे क्लियर कट दहेज प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना और वाइफ को त्याग करने का झूठा आरोप लगाया। फिर फैमिली कोर्ट, यहाँ पुणे फैमिली कोर्ट में आरोप लगाया कि भाई मैंने उसको यही चीज़ किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी वही किया, वही आरोप लगाए। तो इसीलिए मैं क्रिमिनल डिफेमेशन लगा रहा हूँ। मेरे पास सारे एविडेंस हैं। अभी मुझे एक बात बताओ, हाँ। का जो फैमिली कोर्ट है वो मेरे जुरिसडिक्शन में आता है, ये आपको किसने बताया? ये मुझे इस कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफिस वहाँ पे हैं, जो भी हो वो यहाँ के चीफ जुडिशियल ऑफिसर हैं, उनके वहाँ वो लोग वेरीफाई किए, चेक किए। वो बोले कि उसका पुलिस स्टेशन जो होता है इस कोर्ट के अंदर में आता है। वो पुलिस स्टेशन पहिलेचं फॅमिली कोर्ट त्याच्या बेसिसवर कदाचित हाँ, अच्छा ठीक है, आगे। ठीक। तो एविडेंस ऑफ एलिगेशंस मैंने बता दिए, उन्होंने रिटर्न में दिया है, जिसका सर्टिफाइड कॉपी मैंने सबमिट कर दिया है। मार्कर से हाईलाइट कर दिया है कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए। ठीक है, और एलिगेशंस किस लिए लगाते हैं? सपोज कीजिए किसी जज के ऊपर कोई एलिगेशंस लगाएगा कि ये करप्ट है, तो किस लिए लगाते हैं? मानहानि के लिए। सीमित रहिए और जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो संभाल के बोलना है यहाँ पे, ठीक है? मैं जितनी केस है, एग्जाम्पल उतनी ही बतानी, कोई एग्जाम्पल की जरूरत नहीं होती यहाँ पे। हम यहाँ पे सिर्फ कायदा देखते हैं, एग्जाम्पल नहीं। तो माइंड योर लैंग्वेज। Okay. भी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अंडर विच सेक्शन में? नो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मुझे पता है। आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। आपको प्रोविजन दिखाने के लिए बोली है, आपने आपसे सिर्फ प्रोविजन हाँ, नहीं है। तो एलिगेशंस मीन टू डिफेम इसके हद में रह के बोलिए। उसी की हद में है मैम, बिल्कुल एविडेंस और लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। एलिगेशंस मीन टू डिफेम एंड हैरास। मेरी 4 साल की बेटी क्रिमिनल टेररिस्ट के पास रहने को मजबूर हो गई है। मेरी 4 साल की बेटी
वो तो प्लीडिंग आपसे पूछ रही है, आप भलते ही कैसे जा रहे हो? और तो आपकी मेरे pleading पास थी, वही बताओ। मेरे पास फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग है, SMS और व्हाट्सएप के चैट रिकॉर्डिंग है जो मैंने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। उसमें उसने क्लियर कट कहा है कि मैंने उसे कभी हाथ तक नहीं लगाया, मारा तक नहीं, गाली तक नहीं दिया। वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि मैंने उसे गाली तक, वो खुद कबूल करती है कि मैंने उसे गाली तक नहीं दिया कभी ज़िंदगी में। फिर मेरे ऊपर इतने सारे आरोप क्यों लगाई है? तो स्वाभाविक है कि वो मुझे बदनाम करने के लिए ही लगाई है ना। तो ये सारे एविडेंस है मैम। और ऊपर से उसने जो पिटीशन और रिस्पांस सबमिट किया है वो एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 56 जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट है। एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 58 फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड अगेन। इसीलिए ये क्लियर कट मामला बनता है कि भाई हाँ, उसने क्रिमिनल डिफेमेशन किया है, मेरी वाइफ ने, मेरे फादर इन लॉ ने। और उसके अलावा मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के और भी रिपोर्ट हैं, NCRB का भी रिपोर्ट है। अर्नेश कुमार की जजमेंट आपने खुद पढ़े होंगे। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 96% चार्जशीट होता है दहेज प्रताड़ना के केस में, लेकिन हमारा कन्विक्शन 87% फेल होता है। और अगर उसमें से मैं 304 भी हटा दूं तो हमारा कन्विक्शन सिर्फ 3.99% कुछ आता है, मतलब 96% दहेज प्रताड़ना का केस झूठा है। उसके अलावा सारे फैमिली मैटर पे दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए जाते हैं। अगर सबको हम इंक्लूड करें तो सारे आरोप में 99% आरोप झूठे होते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, खुद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया कहता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? होता इसलिए है क्योंकि हम कोर्ट के पास आते नहीं हैं कि इनको आप पनिश करो, या कोर्ट उनको पनिश नहीं करता। जबकि ये क्लियर कट मामला बनता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, अगर उसने दहेज प्रताड़ना का केस लगाया है तो, या नहीं तो फिर क्रिमिनल डिफेमेशन का। तो इसीलिए मैं ऑनरेबल कोर्ट के पास आया हूं कि आप जस्टिस कीजिए, क्रिमिनल को सजा मिलनी ही चाहिए। आप पूरा पढ़ सकते हैं मैम मेरा पिटीशन, एक एक शब्द जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही है, पूरे सबूत के साथ कह रहा हूं, पूरे सबूत। इवन सुप्रीम कोर्ट झूठा है ये भी मैं पूरे सबूत के साथ कहता हूं। और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी मैंने केस कर रखा है क्योंकि वो झूठा है, चीटर है। ये मैंने केस कर रखा है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, आप देख सकते हैं। इसमें जो लिखा है ना उसका ही मुझे बताओ। इसमें ही इसी का मामला है, इसी का मामला है, इसी का मामला है। आपने जो कुछ प्लीडिंग की है आपकी वाइफ के खिलाफ, ससुर के खिलाफ, जो आप मुझे हाँ, करके बताइए। तो मेरा प्रेयर है ऑनरेबल कोर्ट में भी प्लीज टू पास प्रोसिक्यूट अंडर सेक्शन। आता है कि क्या ऑफेंस हुआ है वो मुझे आप बताइए। आप जो बोल रहे हैं फैमिली कोर्ट में डॉक्यूमेंट से वो बताइए, वो सब छोड़ के आप बाकी की आर्ग्यूमेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट मैं बताता हूं मैम। पेज नंबर 63 पैरा नंबर 2.1 मेंटेनेंस पिटीशन MJC नंबर 329/2015। पेज नंबर 10 to 15 का रेफरेंस दिया हूं मैंने। हाँ, अब उसमें पेज नंबर 11 में आपने देखिए पैरा नंबर 3 में अपने पत्नी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता रहा है, उसने ये लिखा है। और ये IPC 499 के तहत क्राइम है जो किसी भी एक्सेप्शन में नहीं आता, किसी भी एक्सेप्शन में। 10 एक्सेप्शन है 499 में। अनावेदक के क्रूरतापूर्ण व्यवहार व शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना, ये आरोप लगाया है। पेज नंबर 12 में पैरा नंबर 7 आवेदिका अपने पुत्री के साथ अपने मायके में अपने माता पिता के साथ सीपत बिलासपुर दिनांक वो से आवेदक बिना किसी कारण के परित्याग कर दिए जाने के कारण डेजर्शन का आरोप लगाया, जबकि उसने खुद कबूल किया है फोन कॉल रिकॉर्डिंग में कि वो मुझे छोड़ के गई है। ये सबूत भी मैं पेश करूंगा। पैरा नंबर 8 पत्नी आवेदिका के साथ दहेज को लेकर ताना देता रहा, दहेज प्रताड़ना वाला आरोप। हमेशा दहेज में कम रुपया लाई हो कहते हुए आवेदिका के साथ दुर्व्यवहार करते रहे। इस प्रकार अनावेदक के द्वारा आवेदिका के साथ ऊपर लिखे अनुसार क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हुए मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे।
पेज नंबर 13 फिर से यहाँ पे आरोप लगाया, क्रूरतापूर्ण व्यवहार एवं प्रताड़ना, उपेक्षापूर्ण व्यवहार, बिना किसी कारण के अनावेदक द्वारा अपनी पत्नी एवं पुत्री का परित्याग कर दिए जाने। अब मैं वापस पेज नंबर 63 में आता हूं, जिसमें विटनेस एफिडेविट है, जो अनेक्शर P4 में है, पेज नंबर 23 to 24, जो कि सेम पिटिशन का वहां पे 18/4 चीफ एफिडेविट चलता है वो। तो यहाँ पे पेज नंबर 23 में पैरा नंबर 3, मेरे साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता रहा है, ये आरोप लगाया। पति के क्रूरतापूर्ण व्यवहार व शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना, ये शपथ पत्र देख लीजिए मैम, किसने दिया है? श्रीमती ममता साहू, मेरी वाइफ। पेज नंबर 24 में आता हूं, यहां पे परित्याग कर दिए जाने का आरोप लगाया है पैरा नंबर 7 में। पेज नंबर 24 में ही उनके बहकावे में आकर मुझको दहेज को लेकर ताना देते रहता है। मैं हमेशा दहेज में कम रुपया लाई हूं कहते हुए मेरे साथ दुर्व्यवहार करते रहे हैं। इस प्रकार मेरे साथ ऊपर लिखे अनुसार क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हुए मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे, ये झूठा आरोप लगाया। पेज नंबर 25, क्रूरतापूर्ण व्यवहार एवं प्रताड़ना तथा उपेक्षापूर्ण व्यवहार, ये लिखा है, जबकि क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने खुद कबूल किया है कि मैं उसको फ्लाइट में घुमाता था, खंडाला लोनावाला सब जगह घुमाता था, मल्टीप्लेक्स में पिक्चर दिखाता था, उसके बाप ने तक कभी नहीं दिखाया घुमाया, ये कबूल किया। इसमें है, मैं दिखाऊंगा वो पेज भी। 60,000 रुपया मासिक राशि की आवश्यकता है, उसने मेंटेनेंस मांगा है 60,000 रुपया मासिक। यहाँ तो बहुत लोगों की किसी की कमाई नहीं होगी 60,000 रुपए, वो फ्री में बैठे बैठे मकारी में खाना चाहती है। जिसको ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर बेंच ने क्लियर कट इंग्लिश में कहा है, किसी को डोल बना के हम यहाँ पे खिला पिला नहीं सकते हैं, अगर समाज को प्रोग्रेस करना है तो करके। एनीवे, मैं वापस आता हूं, पेज नंबर 26, एनेक्शर P5, यहां पे है एक्यूज नंबर 2 राम अवतार साहू। पैरा नंबर 2, मेरी पुत्री ममता साहू को गौना करा के अपने घर वाला ले गया, वो लिखा है। पैरा नंबर 3, मेरी पुत्री के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता रहा है। मेरी पुत्री अपने पति के क्रूरतापूर्ण व्यवहार व शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना के बावजूद अनावेदक के व्यवहार में मेरी पुत्री के प्रति कोई परिवर्तन नहीं आया, ये लिखा है। पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 पैरा नंबर 7, तीसरा लाइन, बिना किसी कारण के परित्याग कर दिए जाने के कारण वो मायके में रह रही है, ऐसा लिखा है। पैरा नंबर 8, मेरी पुत्री को दहेज को लेकर ताना देता रहता है, मैं हमेशा दहेज में कम रुपया लाई हूं कहते हुए उसके साथ दुर्व्यवहार करते रहे हैं। इस प्रकार अनावेदक के द्वारा मेरी पुत्री के साथ ऊपर लिखे अनुसार क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हुए मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। ये चीफ एफिडेविट में मेरे फादर इन लॉ राम अवतार साहू ने लिखा है। पेज नंबर 28, फिर से उसने लिखा है, बिना किसी कारण के पत्नी का परित्याग कर दिया, पैरा नंबर 11 में लिखा है। पैरा नंबर 14 में लिखा है, बिना किसी पर्याप्त कारण के परित्याग कर दिया, जबकि उसने खुद कबूल किया है कि वो छोड़ के गई है। मेरे पास फोन कॉल रिकॉर्डिंग है, एंड एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 65 भी मैं वो सबमिट कर दूंगा। अब आते हैं हम एनेक्शर P6, विटनेस स्टेटमेंट रिस्पॉन्स एक्यूज्ड 1 इन MP नंबर 744/15, मतलब पुणे फैमिली कोर्ट में। द राइट, पेज नंबर 30, the right from the outset, respondent is a victim of physical and mental cruelty after marriage
during the time of cohabitation on the pretext of very trivial reason. Petitioner started harassing her immediately after her marriage with petitioner. Para number 7. Petitioner used to beat her mercilessly and thereby petitioner not only ill-treated respondent but caused her mental and physical cruelty to great extent. इतना मारा उसको कि पागल हो गई, ऐसा कहने का मतलब. पेज नंबर 31. That respondent stated that since 3.5 year petitioner had no complaints with respondent. ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया, कोई कंप्लेन नहीं फिर भी मार रहा है, गजब है भाई. पेज नंबर 32 हाईलाइट किया हूं मैंने. He carelessly left petitioner and daughter 1.6 year old at the station at night and went to his home. ये आरोप लगाया है, जबकि उसने खुद कबूल किया है कि वो छोड़ी है. वो खुद कोर्ट में लिखित में, जिसका सर्टिफाइड कॉपी मैं प्रस्तुत किया हुआ हूं. पेज नंबर 33. There also he denied cohabitation with her. मतलब डिजर्शन का आरोप. ये फैमिली कोर्ट में उसने आरोप लगाए हैं. अब सुप्रीम कोर्ट में उसने क्या आरोप लगाए हैं? पेज नंबर 35 एनेक्शर P7 पेज नंबर 35. पिटिशनर इज ममता साहू. ये ट्रांसफर पिटिशन था जो मैंने डिवोर्स एंड चाइल्ड कस्टडी पिटिशन जो लगाया था पुणे फैमिली कोर्ट में, उसका ट्रांसफर पिटिशन था. पेज नंबर 37 यहां पे लिखा है द रिस्पोंडेंट यूज्ड टू हरास द पिटिशनर बोथ फिजिकली एंड मेंटली. द रिस्पोंडेंट वाज आल्सो हरासिंग द पिटिशनर फॉर गेटिंग लेस डाउरी. पेज नंबर 41 उसने ग्राउंड में लिखा है. पेज नंबर 41 उसने ग्राउंड में लिखा है because the petitioner is living with her parents and has no source of income to maintain herself and her daughter. क्लियर कट पेज नंबर 41 3.1 में लिखा है कि उसके पास कोई सोर्स नहीं है, जबकि खुद पुणे फैमिली कोर्ट ने इस पिटिशन फाइल करने के 1.5 साल पहले 7,500 रुपये बेटी के नाम से मेंटेनेंस ग्रांट किया है. तो सुप्रीम कोर्ट ने उसने परजुरी क्राइम किया और क्रिमिनल सुप्रीम कोर्ट ने उसको कुछ नहीं किया. इसीलिए ये सब क्राइम बढ़ते जाता है. पैरा नंबर 3.5 पेज नंबर 41. बिकॉज द डॉटर ऑफ पिटिशनर इज 3 years old and thus it is extremely difficult for the petitioner to travel to Pune along with her small daughter to attend the hearing of the case. मतलब पुणे फैमिली कोर्ट में डिवोर्स एंड चाइल्ड कस्टडी केस अटेंड करने में बच्ची के साथ आने में उसको प्रॉब्लम होती है, इसलिए केस को ट्रांसफर कर दो, उसने ये बोला. बच्ची को तो वो कभी लेके आई नहीं. पुणे फैमिली कोर्ट उसके हाथ पांव जोड़ रही थी. 3 बार उसने ज्वाइंट परचेस ऑर्डर पास किया, फिर भी उसने मुझको बच्ची को बिलासपुर के फैमिली कोर्ट के पार्किंग एरिया में नहीं मिलाया. 2 बार फोन पे बात कराने की बात हुई थी, फिर भी नहीं मिलाया. पुणे फैमिली कोर्ट ने ज्वाइंट परचेस ऑर्डर पास किया था, फिर भी वो नहीं मिलाया, इसलिए उसके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रहा है पुणे फैमिली कोर्ट में सेक्शन 2B सेक्शन 12 के तहत, क्योंकि उसने ऑर्डर नहीं माना पुणे फैमिली कोर्ट का. और सुप्रीम कोर्ट कहता है तुम बेटी को लेके आते हो इसलिए तुमको प्रॉब्लम होती है, मैं ट्रांसफर कर देता हूं. गजब का झूठ बोलता है यार सुप्रीम कोर्ट भी. नाउ 3.6 बिकॉज द पिटिशनर एंड हर डॉटर हैज बीन डेजर्टेड बाय द रिस्पोंडेंट. मतलब मैंने उसको छोड़ दिया, उसको परित्याग कर दिया, डेजर्ट किया. खुले आम झूठ बोलना सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं भी. अब मैं बताता हूं पेज नंबर 46. यहाँ पे प्रोसीडिंग इन कैमरा के बारे में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज फर्रुखाबाद ने लिखा है, जो मैं कह रहा था वही, बट एनीवे चलेगा. अब मैं आता हूं एविडेंस पे, पेज नंबर 50. अब ये एलिगेशंस लगाए हैं, ऑब्वियसली या तो एलिगेशंस करेक्ट हैं और करेक्ट नहीं हैं तो फिर ये क्रिमिनल डिफेमेशन के दायरे में आता है. आईपीसी के सेक्शन 499, 500 एंड 501.
तो ये क्लियर कट डिफेमेशन का मामला है, क्योंकि मेरे पास पूरा एविडेंस है, वीडियो रिकॉर्डिंग, फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग, SMS, व्हाट्सएप चैट रिकॉर्डिंग, जो मैं किसी के मोबाइल में भी वो अपलोड करके अभी दिखा सकता हूँ, मेरे पास तो है ही है। एविडेंस ऑफ फॉल्सिफिकेशन। सो पेज नंबर 63 4.1, पेज नंबर 63 4.1, accused one Mamta Sahu called from mobile number this to complainant husband Jayendra at mobile number this, page number 63 para number 4.1, at 3 April 5:32 PM and confessed in phone call which are recorded and available to present before the honorable court. The conversation was, इट वॉज इन हिंदी। मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो कोई मारने वाली बात नहीं है, राइट, तुम एग्री करते हो ना? तो उसने कहा, ममता ने कहा, आप मारे पीटे तो हो नहीं, ये चीज़ तो मैं उस दिन भी बोल रही थी, मारना पीटने वाला तो कुछ था ही नहीं। ये उसने कबूल किया है, जिसका फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है। नाउ 4.2, there are several video recording where accused one has clearly admitted in front of Pune Family Court and Bilaspur Family Court, which clearly proves that both accused falsely alleged against complainant. वीडियो रिकॉर्डिंग है पुणे फैमिली कोर्ट और बिलासपुर फैमिली कोर्ट का मेरे पास, जिसमें उसने कबूल किया है कि मैंने उसे कभी हरास नहीं किया। वो वीडियो रिकॉर्डिंग आप जब कहें तब मैं दिखाने को तैयार हूं, लैपटॉप में मेरे पास अभी है। 4.3, कंप्लेनेंट क्लियरली रिटन इन हिज पिटीशन MP नंबर 744/2015, ये जो अभी हमने पढ़े हैं उसका रिस्पांस, उस पिटीशन में मैंने क्लियर कट लिखा है कि वो मुझे झूठे दहेज केस में फंसाने का बहुत कोशिश करती है, इसीलिए मेरे पास आना चाहती है और ऐसी कोशिश कर रही कि दहेज का केस बना सके। उसके बावजूद उसके रिस्पांस में उसने डाउरी से रिलेटेड एक वर्ड भी नहीं लिखा। अगर डाउरी का मामला बनता तो जरूर लिखा होता मैडम। ये अनेक्शर P6 में मैंने अटैच किया है ये एविडेंस। पैरा नंबर 4.4, पेज नंबर 64, एक्यूज्ड वन एंड कंप्लेनेंट, मतलब मैं और मेरी वाइफ एक्यूज्ड वन ममता साहू, SMS और व्हाट्सएप चैट कन्वर्सेशन हुआ है सिंस 2015, वो सब मैंने यहाँ सबमिट कर दिया है एनेक्शर P9 में। इस एनेक्शर में आप क्लियर कट देखेंगे, अगर दहेज प्रताड़ना हुई होती, मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना हुई होती तो वो कभी भी कंप्लेन करती कि आप मुझे उस दिन क्यों मारे, उस दिन दहेज क्यों मांगे, इतना दहेज हम नहीं दे सकते, मुझे प्लीज मत मारो, मुझे प्लीज मत छोड़ो, ये बोलती, लेकिन कहीं भी नहीं बोला है। इससे ये साबित होता है कि वो खुद छोड़ के गई है। ये SMS और व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट अंडर सेक्शन 65F द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, उसके तहत मैंने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। 4.5, एक्यूज्ड वन ममता साहू माई वाइफ कॉल्ड फ्रॉम मोबाइल दिस to complainant means me husband Jayendra at mobile number this at 24 January 8:32 PM and confessed in phone call which are recorded and available to present before the honorable court. The conversation was, नहीं मैं अभी कुछ नहीं सोच सकता इस बारे में, मेरा खुद का तबीयत खराब है, प्लीज थोड़ा सा तो रहम कर दो मेरे ऊपर, ये मैंने कहा। बदले में मेरी वाइफ क्या बोलती है, मैं आपके ऊपर रहम की हुई हूं ना, इसीलिए मैं उस दिन, मतलब 3 जनवरी 15 के दिन तुरंत आपको छोड़ करके आ गई थी। आपने बोला ना आपकी तबीयत खराब है, इसलिए मैं तुरंत आ गई थी, वरना बच्चा को पकड़े पकड़े, एक बच्चा को ले करके मैं कैरी कर रही हूँ, ठीक है। बच्चा संभालना इतना आसान बात नहीं है। बार बार तुम मुझे बोलते हो ना अकेली माँ बनी हो करके, बच्चा संभालना इतना इजी काम नहीं है। बच्चे को लेकर बार बार आओ, बार बार जाओ, आपका तबीयत खराब था, आपका रिस्पेक्ट की, इसलिए मैं वहां से वापस आई थी, रहम की थी, इसलिए वहां से वापस आई थी मैं वहां से। मेरे पास फोन कॉल रिकॉर्डिंग है, मैं अभी आप कहो तो सुना सकता हूँ, स्पीकर, लैपटॉप, सारी चीजें अवेलेबल हैं, और इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 65B के तहत मैं वो सुना सकता हूँ। तो
ये है मैडम। नाउ 4.6, 23 नवंबर को ये जो फ़ोन कॉल हुआ था, एक्यूज ने कहीं भी डिस्कस नहीं किया 23 नवंबर से लेकर के आज तक में। एक्यूज 1 एक्यूज 2 ने कहीं डिस्कस नहीं किया है आज तक मुझे कि दहेज नहीं दे सकते, दहेज के लिए क्यों प्रताड़ना करते हो, मारते क्यों हो, पीटते क्यों हो, कभी डिस्कस नहीं किया। झूठा आरोप कोर्ट में सिर्फ इसीलिए लगाया कि कोर्ट का गलत इस्तेमाल कर सके, और किया, कोर्ट का गलत इस्तेमाल किया। इसलिए कोर्ट पे ज़्यादा भरोसा नहीं रहता लोगों को। और ये मैं नहीं, खुद सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। ये सारे चीज एविडेंस जो उसने किए हैं वो खुद कबूल की है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 58 के तहत प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और जुडिशली नोटिसेबल फैक्ट है, सर्टिफाइड कॉपी है मेरे पास। इसीलिए ये गिल्टी प्रूव होती है, और डेफिनेटली वो सीआरपीसी 200, 190 के तहत उसको प्रोसिक्यूट किया जाए, इंक्वायरी किया जाए। आप लोगों के फॉर्मेट में या जुडिशियल पुलिस के फॉर्मेट में जो भी रहता है वो उस इंक्वायरी को वो दर्ज करें, और उनके अगेंस्ट में आईपीसी के सेक्शन 499, 500, 501 एंड 34 का क्राइम रजिस्टर करें। और क्रिमिनल डिफेमेशन के लिए 1 करोड़ का मानहानि मैंने किया है, वो 1 करोड़ मैं आज मैं डोनेट करने को तैयार हूँ। मुझे 1 रुपये की लालच नहीं है, मैं पर्याप्त कमाता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ सोसाइटी में मैसेज देना चाहता हूँ कि ये झूठे आरोप लगाना, कोर्ट का गलत इस्तेमाल करना भारी पड़ने वाला है डेफिनेटली। ऑनरेबल कोर्ट, दिस इज माय प्रेयर। ऑनरेबल कोर्ट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पास करना है, जो इसमें एक मैंने एनेक्शर लगाया है जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट पास किया है करके। तो जस्टिस कुरियन जोसेफ एंड जस्टिस आर बानुमति, उन्होंने परवर्सली जजमेंट पास किया है झूठ बोलते हुए, तो उसके अगेंस्ट में मैंने केस किया है, जो रजिस्ट्रार J2 कपिल मेहता ने बिना सोचे समझे क्लोज कर दिया। मैंने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में कंप्लेंट किया, वो केस रीओपन हो गया और चीफ जस्टिस ऑफिस में भेजा गया है। वो डायरी नंबर भी मेरे पास है, और कोई भी चाहे तो इंटरनेट पे देख सकता है। इतना काफी है आपकी जो रीडिंग है उसके लिए, बाकी की मुझे आपके पास रीडिंग चाहिए थी, आप बाकी के बता देते हैं। आप जो बोल रहे हैं ना आपके आगे एविडेंस दिया, मेरे लिए उतना ही काफी, बाकी चीजों की मुझे जरूरत है। 1 फरवरी तारीख ऑर्डर 1 फरवरी, ओके मैम, थैंक यू मैम। आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन आप ही के पास रखें, सिर्फ जितना एविडेंस है उतना ही आप। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैडम मैडम मैं आर्गूमेंट प्रेजेंट करना चाहूँगा, और उसके साथ में मैं कुछ साइटेशन भी है वो प्रेजेंट करना चाहूँगा मैम।
आई होप कि मेरी फाइल आपके पास होगी मैम, शायद यहाँ रखी थी। ओके मैम, पेज नंबर 34, अनेक्शर P7। मैंने पुलिस ऑफिसर को, वाकड़ पुलिस ऑफिसर को कंप्लेन लिखा था कि FIR रजिस्टर कीजिए, जिसका कॉपी उन्होंने मुझे दिया था और ये उसका स्टैम्प है मैम। ये आपने देखा था मैम, मैंने पिछले आर्गूमेंट में दिखाया था। और अनेक्शर P6, अनेक्शर P6, कमिश्नर ऑफ पुलिस पुणे cp.pune@mahapolice.gov.in ऑन बिहाफ ऑफ CP पुणे महाराष्ट्र पुलिस, CP पुणे। ये भी है जो May 3, 2017 को कमिश्नर ऑफिस से मुझे रिप्लाई किया गया। ये एविडेंस और रिप्लाई मैंने आपको सबमिट किया था मैम। और जब मैंने मेल भेजा था तो मैंने मेल भेजा था CP पुणे, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस पुणे, एडिशनल CP क्राइम पुणे, ACP पिंपरी पुणे, क्राइम कॉम पुणे, वेब पुलिस .पुणे। वेब पुलिस में SP को भी जाता है मैम। तो पेज नंबर 32 में ये है। आपने दोनों चीज़ों को मैं आपको दिखा दिया हूँ मैडम। अब मैं आर्गूमेंट स्टार्ट करना चाहूँगा। उसके पहले मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको प्रेजेंट करना चाहूँगा। सर, मैडम को मैम, उसमें एक कॉपी है मेरा रिटर्न आर्गूमेंट फॉर इशूइंग समन टू एक्यूज्ड। एक कॉपी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का न्यूज़ आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट सेज इज रेडी टू गो लाइव सेंटर म्यूट्स ए टीवी चैनल, मूट्स टीवी चैनल। एक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 और एक है साइटेशन ऑनरेबल PL पाल सिंगनकर पुणे फैमिली कोड, उनका साइटेशन है मैम। मैं प्रोसीड करूं? ये जो कंप्लेन है RCC 176 ऑफ 2018 ऑनरेबल JMFC कोर्ट पिंपरी पुणे में, कंप्लेनेंट आई मीन पिटिशनर इन पर्सन, कंप्लेनेंट इन पर्सन और एप्लीकेंट इन पर्सन जयेंद्र साहू, यानी मैं कई जगह मेरा नाम जय साहू भी लिखा हुआ है। एक्यूज्ड 1 राम अवतार साहू, एक्यूज्ड 2 सीमा साहू। ये जो कंप्लेन है ये अराइज हुआ है criminal miscellaneous application 573 of 2017 as the court granted liberty to proceed the matter under section 200 of CRPC by order dated 1st March 2018. Para number 1 written argument. Ma'am, do you agree with this? I mean, आप एग्री कर रहे हैं ना ये चीज़ से? एग्री कर रहे हैं मतलब वो मैं अभी आपको कैसे बता सकती हूँ? ये तो फैक्ट है, जुडिशली नोटिसेबल फैक्ट है मैम। Okay. Okay. That in the order on criminal miscellaneous application 573 of 2017 dated 1st March 2018, para number 3, last 4 lines, after perusal of annexure P7 and annexure P6, it is not clear that whether the alleged complaints made to the concerned police station
or commissioner of police were received by them or not. In the entire application and written notes of arguments, there is no whisper of compliance of section 154 of CRPC. मैडम ये आपने लिखा था. Frankly speaking, मैडम ये आपने झूठ लिखा था. Don't argue like that. What you are arguing? सच बोल रहा हूँ मैं. So if you are agreed by this order, go and challenge. नो the नो order. मैम, नो नो मैम, आपको बताना भी जरूरी है मैम. No, क्या not झूठ था? need to tell me. अभी आपने, Not need to tell me. Do you know what is the compliance of section 154? आप बता दीजिए उसमें कहाँ पे Why लिखा should है? I am not your advocate to advise you. यस, मैंने पढ़ा है और उसमें किसी भी कंप्लेनेंट को ये नहीं कहा था. Now you have to argue on section 202. Argue on that aspect only. आप गलती करें उसकी सजा मैं कैसे पाऊँ Why मैडम? should I? If you are agreed, go and challenge the order. लेकिन- Don't argue before me. If you don't, if ये you तो want to argument argue on है. that, don't argue. ये तो I will आर्गुमेंट argue है. the matter. ओके, तो मैं 2.1 पे आता हूँ मैम. पैरा नंबर 2.1. And if you are given the written argument, don't read it. I will read it. नो मैम, मैं I will read it. मैं That argument. Show एक- me the provision. If written argument is fine, you can argue orally. आप मुझे शो कर दीजिए कि रिटर्न आर्गुमेंट रहता है तो वहाँ पे आप वबल Why नहीं should दिखा I? सकते. It is your argument. It is not argument. I will write in my order whether there is provision or not. अभी आपने कहा Once written argument is fine, there is no need to argue orally. नहीं मैम, मैं आर्गुमेंट करना चाहूँगा. ठीक है, मैं रिटर्न आर्गुमेंट वापस ले लेता हूँ. Don't read this before me. मैं रिटर्न आर्गुमेंट वापस ले लेता हूँ, लेकिन मैं आर्गुमेंट देना चाहूँगा. So argue orally and argue on section Facts. 202 and 204 only. If you are giving the argument for issuance of process under 204, so argue on that only. ओके, Don't show me my orders. If ठीक. you are agreed, go to the district court. मैम Okay, मुझे that आपसे I am telling that you मुझे since आपसे- beginning. मुझे आपसे कोई तकलीफ नहीं है मैम, मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है मैम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्योर जस्टिस होना चाहिए. Whether there is acknowledgement of the court, police, show me. यस, Don't बिल्कुल show me your documents on my record. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आप मुझे दिखा दीजिए. Show me. अगर नहीं ना तो I will initiate the process. बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल. अनेक्शर P6, अनेक्शर P6 खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ Show से. me the acknowledgement. Do you understand the meaning? यस, एक्नॉलेजमेंट. यस, एक्नॉलेजमेंट. एक्नॉलेजमेंट ये पुलिस ने खुद रिप्लाई किया है कमिश्नर ऑफ पुलिस से. प्लीज कांटेक्ट. What is the evidence that it is replied by police? अगर आपको डाउट था तो आप CRPC 91 कर देते, क्योंकि कोर्ट का काम है. Why should I? Ma'am. In CRPC there is no provision inherent power to the court. मैं अभी दिखाता हूँ, मैं अभी एक्नॉलेजमेंट अभी दिखाता हूँ Why should ऑनलाइन now लॉगिन you are, करके. showing me that? Then the आपने order was पूछा ही not- नहीं. Why should I ask? ये कोर्ट का काम है Sir, ट्रूथ को. don't tell me my duty. झूठ बोल रहे हैं मैम. Don't tell me my duty. Adjust करा रोज़ मैंने नहीं किया. नो मैम, आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि साइटेशन में साफ लिखा है, साइटेशन में साफ लिखा है कि ए शनमुगम वर्सेस अरिया क्षत्रिय के साइटेशन में साफ लिखा है कि कोर्ट का काम है सच्चाई को पता लगाना. तो क्या वही करके आपकी केस लेके बैठूं 91, 97, 202, 200 तो वही करके बैठूं? नो नो नो, मैं आपको ऑनलाइन दिखा देता हूँ. आपके लैपटॉप कंप्यूटर में लॉगिन करके मैं दिखा सकता हूँ. मैं एप्लीकेशन रिजेक्ट किया है ऑनलाइन. कैमरा का भी रिजेक्ट किया है और ये भी रिजेक्ट किया और मैंने उसमें स्पेसिफिक ऑर्डर पास की हुई है कि यू हैव नो राइट टू पास द ऑर्डर अगेंस्ट द कोर्ट. बिल्कुल मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूँ. इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. यू वांट टू क्रिटिसाइज गो टू द हायर कोर्ट. नो 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 मैम, इसमें साफ लिखा है. whether you can criticize my own order. यहाँ पे लिखा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स. वो मत दिखाओ मुझे. वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए नहीं होता, वो पार्टीज और एडवोकेट्स के लिए होता है. हाँ, इसमें सेक्शन 4 में लिखा है. एडजस्ट करेंगे आपको. चलो, क्यों एडजस्ट कर रहे हैं मैम? ये तो इनजस्टिस हुआ. मैंने सारा- आपको स्ट्रिक्टली बताया है. इफ यू वांट टू आर्ग्यू 204 एंड 202 एक्सेप्ट दैट डोंट अटर अ सिंगल वर्ड. ठीक है, मैं प्योरली उस पर बेसिस करता हूँ और मैं डायरेक्टली सीधा पॉइंट नंबर. नहीं, if you are reading from this, don't read. मैम मैं I have already एविडेंस. taken- मैं See, I have already taken it on record. So don't read from this. तो मैं डायरेक्टली एविडेंस आपको दिखा देता हूँ मैम, जिससे मेरा काम है कोर्ट को असिस्ट करना. आपका काम इंक्वायरी एंड रिफॉर्म के लिए मेरा काम आपका है. काम नहीं है. It is your duty to just put up your case. There is no need to assist the court. You are not the officer of the court to assist me. लेकिन मैं पार्टी हूँ Yes, मैम. हाँ, you are not advocate. That I'm
Advocate is the only person who can assist the court. Since beginning, Mr. Sahu, I am tolerating you, and time and again I am telling you what is the provisions of law. मैं एग्जैक्ट Just एविडेंस show me the evidence Sure. tendered by you is sufficient to issue process against the accused. श्योर And मैम, which be named by you. श्योर That मैम, is the only argument. श्योर मैम। मैं पॉइंट नंबर पैरा नंबर 4 And the आपको words and whatever you have written in this, on the last occasion when I passed the order, I have specifically mentioned that whatever you are written with your written arguments, be careful about that. On the last occasion also you have written about the High Court and Supreme Court. तो उन्होंने On गलत that किया। occasion also I told you. ठीक है, Being मैं late, I डायरेक्टली have considered you. मैं एविडेंस पे बात करता हूँ मैम, और एग्जैक्ट एविडेंस। These paragraphs, what you have written in this, delete those paragraphs. ठीक है मैम, मैं अभी उसको पेन से काट देता हूँ। Delete those paragraphs and sign them. श्योर, मैं एविडेंस पर पॉइंट पैरा नंबर 4 पे जाता हूँ मैम। Evidence. एकदम Don't evidence. make the argument. एकदम एविडेंस, आर्गुमेंट, प्योरली आर्गुमेंट। Evidence tender. Do you understand the meaning of 204? Have you gone through that provision? यस मैम, So what is 204? मैं अभी दिखा देता हूँ मैम, लैपटॉप चालू करके। क्यों आपने पढ़ा है ना? पढ़ा है, अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। नहीं, by heart I know that what is the provision of law. It is for you to learn first and then argue. I am telling you the same. Every day I am telling you the same. No need to go through the book also. ठीक है, मैं डायरेक्टली एविडेंस पे बात करता हूँ मैम, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए इंक्वायरी, रिफॉर्म एंड जस्टिस पे होना चाहिए। मैं उसी पे You are not arguing the PIL. You are arguing your own case. Please speak up with that. You are the representative of the people. Are you here for the PIL? नो, So why are you doing that again and again? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल Don't 50 tell me that. I am उसमें telling लिखा है you, मैम, you are not arguing PIL. लेकिन उसमें एवरी सिटीजन की ड्यूटी लिखी है मैम। So follow the duty and argue your own case. Have you anybody appointed you to argue for my argument? I am appointing Mr. Sahu and you will argue on behalf जी of जी, me. मैं जितना डायरेक्ट एविडेंस पे तक आता हूँ, ओनली पैरा नंबर 1, 2 को आप काट दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ। डायरेक्टली पैरा नंबर 3 पे आ जाता हूँ मैं। सकते हैं सर। मैम मैं विलिंग हूँ कि ये प्रूव कर सकूँ कि ऑफेंस जो है अबव मेंशन एक्यूज ने किया है, राम अवतार साहू ने, सीमा साहू ने। उसके अलावा इसमें कुछ अनडिस्क्लोज्ड, पैरा नंबर 3, अनडिस्क्लोज्ड नेम है, लाइक किसके नाम पे वो ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है, जो मेरे पैसे से ज़मीन खरीदी गई थी, वो भी इसमें एक्यूज्ड हो सकते हैं। और जो इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किए हैं वो भी एक्यूज्ड हो सकते हैं, उनको भी मैं प्रूव करना चाहूँगा ड्यूरिंग द ट्रायल। तो अब मैं डायरेक्टली एविडेंस पे बात करना चाहूँगा मैम। पैरा नंबर 4, डॉटर ऑफ एक्यूज्ड नंबर 1 Mamta Sahu, wife of complainant, admitted in her cross-examination dated 2 January 2017 in her maintenance petition MJC number 329 by 2015। उसका रिवाइज्ड पिटिशन नंबर है 274 by 2016, क्योंकि कोड चेंज हुआ था। प्रेजेंटेड एज अनेक्शर P3 पेज नंबर 23
at family court Bilaspur, Chhattisgarh. She has admitted that, ma'am, page number 23, annexure P3, page number 23. उक्त राशि से, पैरा नंबर 26, उक्त राशि से 2 लाख रुपए का रायगढ़ में जमीन खरीदा है, इसीलिए नहीं लौटाया है। ये ऑनरेबल बिलासपुर फैमिली कोर्ट का जुडिशली नोटिसेबल फैक्ट अंडर सेक्शन 56 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एविडेंस है मैम। इससे क्लियर पता चलता है कि उन लोगों ने मेरे पैसे नहीं लौटाए हैं, गबन किए हैं। और गबन किए हैं तो ऐसे ही तो गबन नहीं कर सकते, ऑब्वियसली उसमें चीटिंग किए हैं, वो पैसा मुझसे हासिल करने के लिए और पैसा को खाने के लिए। तो आईपीसी 420 का भी क्राइम इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 56 के तहत प्रूफ होता है मैम। इसे फिर से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। एविडेंस नंबर नेक्स्ट, पैरा नंबर 5, डॉटर ऑफ एक्यूज्ड नंबर 1 ममता साहू इज वाइफ ऑफ कंप्लेनेंट जयेंद्र साहू, मतलब वो मेरी वाइफ है। एंड शी हैड नो सोर्स ऑफ इनकम विच शी हैड एडमिटेड बिफोर द ऑनरेबल पुणे फैमिली कोर्ट, ऑनरेबल बिलासपुर फैमिली कोर्ट एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन हर रिस्पेक्टिव एफिडेविट। Accused number 1 has also admitted in his affidavit presented at बिलासपुर फैमिली कोर्ट that, मतलब यहाँ पे जो accused number 1 है उसने खुद कबूल किया है कि ममता साहू का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था 23 जनवरी 2011 से, एज प्रेजेंटेड इन पैरा नंबर 9 ऑफ अनेक्शर P4 पेज नंबर 5। अनेक्शर P4 पेज नंबर 5, पेज नंबर 25, सॉरी पेज नंबर 25। मैम यहाँ पे राम अवतार साहू ने CPC 18/4 का एफिडेविट प्रेजेंट किया था ऑनरेबल बिलासपुर फैमिली कोर्ट में। उसमें क्लियर कट लिखा है, मेरी पुत्री ममता साहू, मेरी पुत्री, पैरा नंबर 9 के लास्ट में लिखा है मैम, ये यहाँ पे मेरी पुत्री मतलब ममता साहू अपने पति मतलब कंप्लेनेंट मैं जय साहू के शर्त पर विवाह के पूर्व ही अपनी सर्विस छोड़ दी थी। तब से आज तक हाउसवाइफ के रूप में जीवन यापन कर रही है। बाय मिस्टेक वहाँ पे यापर लिखा हुआ है। और तब से आवेदिका क्रमांक 1 मेरी पुत्री ममता साहू का किसी भी प्रकार से आय का स्रोत नहीं है। ये खुद एक्यूज नंबर 1 राम अवतार साहू ने एडमिट किया है ये फैक्ट, पेज नंबर 26 में मैम, ये पेज नंबर 26 में। उसके बाद और भी आगे लिखा है, यह कि मेरी पुत्री आवेदिका का आय का कोई स्रोत नहीं है, पैरा नंबर 12। अब इससे ये क्लियर प्रूफ होता है मैम कि ममता साहू के अकाउंट में जब से मेरी शादी हुई जनवरी 2011 से दिसंबर 2014 तक, उस समय उसके अकाउंट में जो भी पैसे थे उसका एक्चुअल ओनर मैं था, कंप्लेनेंट जयेंद्र साहू। अनेक्शर P5 पेज नंबर 29 एंड 30, पैरा नंबर 9 एंड 12 में भी यही चीज लिखा है, पेज नंबर 29 एंड 30। खुद ममता साहू ने कबूल किया है कि उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, वो हाउसवाइफ थी, मतलब उस पैसे का तो एक्चुअल ओनर मैं ही हुआ। अनेक्शर P5, अनेक्शर P5 पेज नंबर 25 एंड 26, यहाँ पे खुद एक्यूज नंबर 1 ने फिर से एफिडेविट दिया है और वहाँ पे कबूल किया है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 56 ये एडमिटेड फैक्ट है, और सॉरी इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 56 ये जुडिशली नोटिसेबल फैक्ट है और एडमिटेड फैक्ट बाय एक्यूज्ड नंबर 1 राम अवतार साहू एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 58, जिसका सर्टिफाइड कॉपी ऑनरेबल बिलासपुर फैमिली कोर्ट ने दिया है, जिसको मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। इससे क्लियरली प्रूफ होता है कि वो मेरे पैसे का गबन किए हैं और मुझे धोखाधड़ी किए हैं। पैरा नंबर 6 में मैं पढ़ना चाहूँगा मैम, कंप्लेनेंट हैज ट्राइड ऑल द ऑप्शन टू गेट हिज मनी बैक, इवन सेंट द लीगल नोटिस। Annexure P2 पेज नंबर 16 to 20, पेज नंबर 16 to 20।
एनेक्शर P2, एडवोकेट शरद वी मालोदे ने ये लीगल नोटिस सेंड किया था जिसमें पूरे ट्रांजैक्शन का डिस्क्रिप्शन है और ये एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है जो उनको पहुंच गया था लीगल नोटिस। मैंने अनेक्शर P7 कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी मेल भेजा था, अनेक्शर P6 कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी मेल भेजा था, अनेक्शर P6 वाकड़ पुलिस को भी मेल भेजा था। योर ऑनर, अभी भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं CRPC 91 दे देता हूँ, बजाय कि इसमें डिले हो। वो राजकुमार केंद्रे साहब हैं PSI पुलिस, उनको मैं अच्छी तरीके से जानता हूं क्योंकि मैंने उनको ही दिया था और वो भी मुझे पहचान गए हैं क्योंकि मैंने वहां पे पूरे एविडेंस दिखाए थे मैम। सेक्शन पैरा नंबर 7 एविडेंस, बैंक स्टेटमेंट ऑफ ऑनलाइन फंड ट्रांसफर एंड डिपॉजिट इन बोथ द एक्यूज्ड अकाउंट एज इन अनेक्शर P1 पेज नंबर 8 to 15 आर एविडेंस अंडर सेक्शन 65D। ओरिजिनल इज एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड कैन नॉट बी मूवेबल इन फिजिकल नेचर। However, the print copy presented by complainant of the Indian Evidence Act 1872. Para number 8. Evidence. Reply from accused of the legal notice as in Annexure P8, page number 37 to 39, dated 23rd June 2017. In this reply, accused 1, Ram Avatar Sahu, clearly admitted in पेज नंबर 38 ब्रीफ फैक्ट्स पैरा नंबर I, पेज नंबर 38 ये वाला है मैम। ब्रीफ फैक्ट्स, उसमें एडमिट किया है दैट कंप्लेनेंट मतलब मैं ट्रांसफर्ड ₹4 लाख एंड ₹2 लाख वर रिटर्न बैक टू कंप्लेनेंट, ये लिखा है मैम। इट इज क्लियरली प्रूव्ड अंडर सेक्शन 58 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एंड नीड नॉट टू प्रूव अगेन, क्योंकि उन्होंने खुद एडमिट कर लिया। एक्यूज्ड 1 ऑल्सो स्टेटेड इन पेज नंबर 38 ब्रीफ फैक्ट्स पैरा नंबर I दैट दिस अमाउंट वॉज यूज्ड टू परचेज लैंड ऑन द नेम ऑफ कंप्लेनेंट्स डॉटर सौम्या साहू, मेरी बेटी का नाम सौम्या साहू। It is noticeable that daughter's age was 1 year only during the transaction. Thus, prima facie, it indicates cheating by accused, as land registry is not possible, questionable for minor daughter. Accused has not mentioned in the reply that land registry document was handed over to complainant in actual, मतलब उसने कभी मुझे वापस किया है लैंड का डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्री पेपर मुझे दिया है, ऐसा कहीं भी उसने एडमिट नहीं किया है। इसमें जो लैंड जिसके नाम पे रजिस्टर्ड हुआ है मैम, मैं उसका भी नाम डिस्क्लोज करना चाहूँगा, लेकिन मेरे पास अभी उसका एविडेंस नहीं है। उसका नाम है मिसेस शैला साहू, जो मेरी मदर इन लॉ है। ये मुझे डाउट है मैम। द अननोन पर्सन, आई मीन वही मेरी मदर इन लॉ, whose name the land is registered from the complainants Jayendra Sahu Mani, will be co-accused and will be disclosed by police investigation under section 156(3) of CRPC। अगर ऐसा होता तो वो डिस्क्लोज हो जाता है उनका नाम। एनीवे, मैं कोशिश करूँगा, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि उनसे ही एडमिट करा सकूँ। Accused 1 and Mamta Sahu. Mamta Sahu is another probable co-accused, demanding in the reply in Annexure P8, page number 38 and 39, पैरा नंबर 2, रोमन में 2 लिखा है, सबसेक्शन A to H, टोटल ₹2,64,000 that was internally transferred by complainant himself। मैंने खुद वो ट्रांसफर किए थे इन द ईयर 2012, इस डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन से 2 साल पहले। इट इज अगेन to remind that the owner of this money is complainant, not his wife, since his wife has no source of income, as admitted in Annexure P4, page number 25 and 26, para number 9 and 12, Annexure P5, page number 29 and 30, para number 9 and 12, खुद राम अवतार साहू ने एडमिट किया है मैम। By observing the transaction and reply of legal notice from accused,
This rupees 2,64,000 money does not relevant to both of the accused. सीमा साहू और रामावतार साहू, ये उनका कोई मनी से लेना देना नहीं है. एंड दे कैन नॉट डिमांड दिस मनी फ्रॉम कंप्लेनेंट, यानी मैं. अगर वो डिमांड करते हैं तो वो एक्सटॉर्शन हुआ, ब्लैकमेलिंग हुआ, 383, 384 आईपीसी 506 ये हो जाएगा, जो कि आने वाले समय में मैं प्रोसिक्यूट करने की कोशिश करूंगा मैम. कंक्लूजन. Based on the observation of the evidence, it is considerable under section 56, 58, 65D and 65A of the Indian Evidence Act 1872, 1872. Accused 1 dishonestly misappropriated and usurped rupees 1.5 lakhs, and accused 2 dishonestly misappropriated and usurped rupees 50,000 of complainant's money by cheating and dishonestly inducing delivery of property of land at Raigad, Chhattisgarh from complainant's money. मतलब मेरे पैसे का वहाँ ज़मीन खरीद के उसको हड़प लिए, गबन कर लिए, धोखाधड़ी किए. Despite sending legal notice for recovery of money by complainant, both accused neither returned money nor handed over any investment document of said land registry paper. तो मेरा प्रेयर है मैम, ऑनरेबल कोर्ट में बी प्लीज टू पास द ऑर्डर to take cognizance of the offense of accused, considering the evidential facts judicially noticeable and need not to be proved, and facts admitted need not to be proved under section 56 and 58 respectively of the Indian Evidence Act 1872. Honorable court may be pleased to pass the order to summon, try and punish the accused person for committing the offense under section 406 and 420/34 of IPC. Honorable court may be pleased to pass the order to take the necessary step by converting this petition from CRPC 200 to CRPC 200 read with CRPC 156(3) to identify and disclose the unknown accused as mentioned in para number 3 of this written argument. Honorable मैम, मेरा प्रेयर ये है कि ऑनरेबल कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा इंक्वायरी करने में, जो अननोन एक्यूज हैं, उसके बजाय पुलिस को ही इन्वेस्टिगेट करने के लिए CRPC 156(3) भी इसमें रीड विथ कर दीजिए. मैंने नेट पे देखा था मैम, CRPC 200 में ऑनरेबल कोर्ट को CRPC 190 के तहत ये अथॉरिटी है, पावर है. अब कुछ तो फेसबुक वगैरह के विरुद्ध किसी ने केस किया था, वो नेट पे मैंने पढ़ा था. तो उसमें कौन सी कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि 200 के साथ 156(3) करो? वो पिटिशन ही फाइल हुआ था मैम, वो पिटिशन ही फाइल हुआ था. जी, अलाउड किया था. वो याद नहीं है मैम, मैं नेट पे सर्च करके बता सकता हूँ. 200 और 156(3) एक साथ होता है क्या? पूरा पढ़ा करो ना थोड़ा. ओके. पूरी प्रोविजंस पढ़ के आया करो ना. कहाँ से तो एक लाइन फेसबुक पे सोशल मीडिया पे पढ़ते हो और यहाँ पे आके आर्ग्यूमेंट करते हो. ओके. पूरी थरोली प्रोविजन पढ़ा करो और फिर आर्ग्यूमेंट किया करो. ओके मैम. सो आप चाहें तो प्रेयर नंबर 3 को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं. एंड प्रेयर नंबर 4, ऑनरेबल कोर्ट में बी प्लीज टू पास द ऑर्डर टू पनिश द अबव नेम्ड एक्यूज्ड एंड गेट द मनी बैक टू कंप्लेनेंट विथ एक्चुअल वैल्यूएशन. अभी के करंट वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग. तो मुझे बता, आईपीसी में 406 में 420 में रिटर्न ऑफ मनी वर्ड यूज किया हुआ है क्या? पूरे लेजिस्लेचर में मुझे दिखा नहीं लिखा है. तो व्हाई यू आर सीकिंग दिस प्रेयर? ठीक है, फाइल सिविल सूट फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट. ठीक है, मैं सिविल सूट अलग से फाइल कर लूँगा मैम उसके लिए. व्हाई यू आर डूइंग दिस थिंग इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द प्रोविजंस? Since begin, you tell me you have filed any complaint before the Chinchwad police station? चिंचवड पुलिस स्टेशन का ज्यूरिसडिक्शन है करके मैं जानता ही नहीं था मैम. So, तो मैंने एक्चुअली कमिश्नर ऑफ पुलिस. your application has been sent by here by my 2 learned predecessors. It was basically before other 2 judges. It was sent to me as the jurisdiction was it. It was also not entrusted with me. In spite of that, you are wandering here and there. I have entertained your application. Though you have uses very bad and unparliamentary words against Honorable Supreme Court and High Court, I have considered your application.
Now you are telling me that you are done this and you are done that. मैम ऑनरेबल कोर्ट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो सब इग्नोर करके प्योरली जस्टिस. Also, once I have warned you, so why you are doing this thing again and again? Why you are मैं प्योरली जस्टिस tell me why चाहता you हूँ. are compelling me to initiate action against you? मैं सॉरी बोलता हूँ मैम, I लेकिन communicated all this to High Court and Supreme Court that one person is doing these things against you. Do you understand what is the consequences? Time and again I am telling you, stick to your case. श्योर मैम. एक तरह आप पैसे मांग रहे हो, दूसरी तरह उनको पनिश करो बोल रहे हो, तीसरी तरह बोल रहे हो 200 और 156 दिन एक साथ करो. कुछ भी सोशल मीडिया में एक लाइन पढ़ के मत आया करो. जी मैम. मोटे वो सब सगल यूज किया ढंग से करने तारीख है. ये क्या है? ये क्या रिलेवेंस है इस केस से? ये साइटेशन है मैम, जिसमें साइटेशन है. साइटेशन का मतलब पता नहीं है मुझे क्या होता है. साइटेशन किसी भी कोर्ट के द्वारा रिलीज किया हुआ जजमेंट होता है या ऑर्डर होता है. किसी को किस कोर्ट के द्वारा? Whether my order can be a citation for other court? यस मैम. So basically go and search with the Oxford Dictionary what is the meaning of citation. Citation is the thing which is pronounced by the court which have a constitutional powers which were lying with the High Court and Supreme Court, not the lower courts. तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का ही रेफरेंस दिया है ऑनरेबल. रेफरेंस नहीं भूल रही हूँ मैं. फैमिली कोर्ट पुणे का साइटेशन दूसरे कोर्ट के लिए साइटेशन नहीं बनता. इट इज जस्ट जजमेंट. ओके. उनके ऑब्जर्वेशन दूसरे कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं होते. ओके. क्यों आधा बयान लेके आते और खाली पीली मेरा दिमाग खराब कर दे तुम. और दूसरा कर दिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक क्यों दिया ये? क्योंकि उसमें फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग था, जो मैं आपको बोल रहा था कि ऐसा मैंने ऐसा आपको है. क्या बताया किसके लिए होता है? whether it is applicable to the judge, whether it is applicable to judge. ये मेरे लिए है मैम कि अगर मैं फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट करूंगा या फेयर क्रिटिसाइज करूंगा तो ये कहीं भी किसी भी तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा, बल्कि ये मैंने आपको नोटिस दिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. नहीं मैम. आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा है. नहीं मैम. जरूरत है इसकी. ठीक है. और ये तीसरा है ये परसों का जजमेंट पढ़ा पूरा आपने सुप्रीम साहब का? ये निकाल के लाया आपने. जी. मंडे का जजमेंट है ये प्री बेंच का. पढ़ा आपने पूरा? जी. हाँ, क्या लिखा है उसमें? उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूरा खुद जजमेंट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पेपर. वो जजमेंट मैंने डाउनलोड नहीं किया है मैम. So read the entire judgment. Wherein the Honorable Chandrasekhar Sir ne it is very clear that when the issue is regarding the social issue, constitutional issue, those can be only live, not the personal cases of the particular party. ठीक है. पढ़ो ना जजमेंट. क्यों आते हो ऐसे एक एक पेज लेके? जब सर पढ़ देना है जब इधर साइन करो, इधर एक साइन करो नीचे, इधर इधर और बीच में लिख दो. इसमें जरूरत है क्या? हाँ? इसमें साइन करने की जरूरत है क्या? नहीं वो आपके पास रहने दो. आपके लिए तो पड़ेगा. जजमेंट पढ़ो पूरा. इधर साइन करो, इधर साइन करो. जजमेंट ऑफ जस्टिस सर पेन. पेन. इसमें क्लियरली लिख दूं सर कि पैरा नंबर ये से ये नॉट प्रेस्ड. पैरा नंबर 1 and 2 इज आर नॉट प्रेस्ड, ये लिख दूं सर? हाँ लिख दो. सभी पेज पे लिख दो जितना वो किया हो. साइन करके डेट डालो. नाम भी डालो आपका. November. पैरा नंबर 1 2. पार्की मैडम. ये सर मैंने यहाँ पे लिख दिया, साइन भी कर दिया. ठीक है. पूरे क्लियर आरटीसी ने कहा था रिकवरी ऑफ मनी का वर्ड नहीं यूज किया और तुम क्या पैसे मांगने चले हो. है और प्रोविजन लास्ट सर प्रेयर नंबर 3 4 डिलीट कर दो. प्रेयर के नीचे. जी. प्रेयर ऑफ
प्रेयर नंबर 3 एंड फुल 4 मैं ड्रा होंगे एकदम खड़े खड़े जल्दी निकाल बेटा तेल ड्रा होगा ये सर प्रेयर नंबर 3 एंड 4 निकाल खाली कर दूंगा आर नॉट प्रेस्ड प्रेयर नंबर 2 3 4 आर प्रेयर नंबर 3 एंड 4 आर नॉट प्रेस्ड ओके ओके नाम लिखिए सर सर ये नाम भी हो गया, सिग्नेचर भी हो गया। ओके नेक्स्ट डेट कब है मैम? 29 नवंबर इतना लंबा? वीडियो लिंक 15 दिन ओके सर, ये पेन 29 नवंबर। ओके 29 हाँ थैंक यू।